वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका इकोनॉमी की दुनिया में एक बार और स्वागत है। बैठिए। हमें तो लगा तुम चले जाओगे यार। बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। अच्छा, चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडिया की करंट इकोनॉमी की, और यहां से शुरू करेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है एवरीवन, ये हमने लिया है बेसिकली चैप्टर 1 ऑफ बिहार एंड इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे का। कि इस चैप्टर, अब हम यहां से बिहार की इकोनॉमी को भी एक्सप्लोर करेंगे इन ईच एंड एवरी चैप्टर, जहां जहां संभव है, राइट। क्योंकि हमारा इक्विवेलेंट बिहार और भारत दोनों अब एक साथ चलेगा। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ अपनी इकोनॉमी के नेचर को समझ रहे थे कि इकोनॉमी कैसी थी, किस प्रकार थी, कैसे कैसे बनी। अभी यहां से थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेटेड होंगे और देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी का करंट स्टेट क्या है, इंडिया की इकोनॉमी की वर्तमान विशेषता क्या है। इसके लिए मैंने कुछ 8 9 7 8 पॉइंट्स बनाए हैं। उन पॉइंट्स के ग्राउंड पर हम किसी भी देश की या किसी भी राज्य की इकोनॉमी को समझ सकते हैं। अगर हमें किसी भी देश या किसी भी राज्य, प्लीज फोकस करिए अब, कि इकोनॉमी को समझना है तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक विषय हो सकता है जिसमें हम बात करें, एक विषय हमारे पास हो सकता है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है। सारे लोग थोड़ा फोकस करें। इसमें हम बात कर सकते हैं कि हमारे देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसा है, कृषि का उत्पादन कैसा है। हम बात कर सकते हैं कि हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व कैसा है। हम बात कर सकते हैं कि हमारे देश में फिस्कल डेफिसिट कैसा है, राजकोषीय घाटा। हम बात कर सकते हैं हमारे देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमारी सरकार है उसका पूंजीगत व्यय कैसा है। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है। हमारे देश में इन्फ्लेशन की वर्तमान स्थिति कैसी है। दोस्तों, मेरे पास ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम किसी भी देश की करंट इकोनॉमी को एनालिसिस कर सकते हैं। So let's talk about the very current situation of the Indian economy, कि जहां से हमें पता चलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा कैसी है, so that हम इसकी दिशा को सुधारें। और साथ में हम साइमल्टेनियसली बिहार की इकोनॉमी को भी देखेंगे फॉर द नेक्स्ट 1 आवर और 1.5 आवर और सवा घंटे तक। आपको चुपचाप मुझे सुनना है, फिर मौका मिलेगा और आपका मूड होगा तो इसे लिख लेंगे, वरना कल कर लेंगे, जैसा भी आपका मन होगा। तो दोस्तों, अभी फिलहाल आप कॉन्सेंट्रेटेड होकर सुनने की कोशिश करिएगा, इकोनॉमी को समझने की कोशिश करिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, राइट, सो दैट यू कैन लाइक एक्सेलरेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। कि अगर आपके पास कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं तो, राइट नाउ। और दोस्तों, जो भी मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा वो मैंने लास्ट 3 इयर्स के इकोनॉमिक सर्वे की स्टडी के बेसिस पर इंडिया और बिहार की इकोनॉमी का अब हम साइमल्टेनियसली चलता रहेगा हमारा, राइट। और आपने जो मैंने नोट्स दिए वो आपने एक शायद उस पर नजर डाली होगी ना, तो अभी हम बाद में बात करेंगे उसकी। तो फिलहाल यहाँ तो हमारे पास सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे से मैंने ये निकाला और हम बात करेंगे कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है। बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, कूल होकर हमें पढ़ना है। भले ही हम, ये मेरी अभी से नहीं दोस्तों, कई वर्षों से ये स्ट्रेटेजी रही है कि मैं थोड़ी लंबी क्लासेस लेना ज्यादा पसंद करता हूं, बशर्ते बच्चों को कम पढ़ाकर कट कॉपी पेस्ट करके निकल जाना। इसलिए आप थोड़ा मुझे कोऑपरेट करिए यार, है ना। देखो सोचो, मैं हमेशा से ही, मेरा चाहे मैं घर पे रहता हूं तब भी मेरी आदत ही है कि मैं 8 बजे मॉर्निंग में मेरी पहली क्लास होती है, राइट। तो वो जो अर्ली टू वेक एंड अर्ली टू राइज वाला कॉन्सेप्ट, तो अगर हम बात करें तो अभी तो सोचो, हम तो इतना मेहनत करेंगे तो रोज रोज पढ़ा रहे हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं यार, इसी इसमें क्या भी बड़ी बात है। कम ऑन, यस और नॉट, है कि नहीं। थोड़ा सा इसे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले मेरे पास है जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी समृद्धि दर। ऑनलाइन आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप चिंता नहीं करना, मैं सब लिखूंगा यहाँ।
तो अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है यहां तक आते आते कि हमने बहुत सारी जगह करंट स्टेटस को भी देखा है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप सुनिए, देखिए दोस्तों, पिछले वर्ष 2022, 23, 24 में हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहती है वो कितनी रहती है, जल्दी बताइए? 8.2%। और अभी हमने कितना अचीव किया? 6.4%। लेकिन ये भी मैंने आपको बातों बातों में भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आर्थिक सर्वेक्षण जो आया वो सिर्फ 3 क्वार्टर का होता है, चौथा क्वार्टर शामिल नहीं होता है, इसलिए भी ये संभावित है। और अगले साल हमने लक्ष्य बनाया है और हमने कहा कि अगले साल 25-26 में हो सकता है हम 6.3 से 6.8% की इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर पाए। लेकिन यहीं पर बात याद रखनी है और हम फिर से एक बार बात करेंगे कि जब हमारे देश में नीति आयोग ने कहा कि अगर हमें विकसित भारत @2047 को अगर हमें अचीव करना है, जो भी हमारे लक्ष्य हैं विकसित भारत को लेकर, क्या लक्ष्य हैं वो हम चर्चा करेंगे। तो हमारी एवरेज ग्रोथ रेट 7 से 8% के बीच होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन अचीव द टारगेट ऑफ विकसित भारत। कि औसतन समृद्धि दर अगर हमारी 7 से 8% है तभी हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। दूसरी बात, अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की करें तो ये भी हमने तमाम बार बात कर ली है कि हमारे देश में 2023-24 में जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ है वो 3,323 LMT लाख मेट्रिक टन। और हम कहें 2022-23 में जो हमने खाद्यान्न उत्पादन किया था 2022 एंड 23, दैट वाज अराउंड 3297 है क्या, 7 लाख मेट्रिक टन। दोस्तों 0.7 नहीं, वो है सिर्फ ये है लिखा है मिलियन टन में, मैंने लाख मेट्रिक टन कर दिया, ये पॉइंट हटा दिया। सो दिस इज द टोटल प्रोडक्शन। आप देखिए कि पिछले साल हम 3297, इस साल 3323। और तो और ये हमने एक रिकॉर्ड भी बनाया, बातचीत के दौरान मैंने कहीं बताया था आपको कि हमने एक रिकॉर्ड बनाया कि आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में हमारा सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन हुआ है। मतलब वी आर डूइंग ग्रेट इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एज वेल। और अगर मैं इसी के साथ बात बताऊं कि ये जो हम निकालते हैं कि ये जो ईयर ऑन ईयर प्रोडक्शन है, तो हमारे देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ रेट है वो 38.8% है। मतलब हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो इस बार 3.8% बढ़ा है, 3.8%। कृषि क्षेत्र की समृद्धि दर है 3.8%। अगर हम बात करें तो पिछली साल देखो 3156 और 3297, तो पिछली साल ये बहुत कम था, इट वॉज अराउंड 1.8%, इतना था बस, राइट। चलो फाइनली नंबर 3 बात करते हैं ना। नंबर 3 बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। जिन लोगों को नहीं पता और भूल गए उन्हें मैं सिर्फ एक लाइन में बताऊंगा। पूंजीगत व्यय का मतलब है सरकार द्वारा वो व्यय जिससे सरकार की परिसंपत्तियां बढ़ती हैं या सरकार के देयता कम होते हैं। पूंजीगत व्यय का मतलब है दोस्तों, अगर सोचो कि आपके साथ तो विजेता जैसा बैच भी डिस्कस हुआ है, मतलब इकोनॉमी का प्रीलिम्स 2 बार हो गया था, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई विषय नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारी घोर निंदा करनी चाहिए दोस्तों, और तुम सिलेक्शन के बिल्कुल भी पात्र नहीं हो। बिल्कुल मेरी बात का बुरा नहीं मानने का, सिर्फ वो सोचने का जो मेरे दिमाग में जस्ट अभी आया है। अगर मेरा बेटा या बेटी या भाई बहन होता तो मैं उन्हें इतना ठोक रहा होता इस समय कि मैं बता ही नहीं सकता कि, क्योंकि यार मैं वही चीजें बार बार, ये चीजें मैं 2 बार बता चुका। इसका मतलब आपको पूंजीगत व्यय, तो हमारे देश में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जिसने बहुत ध्यान से पढ़ाई करी है उसे रिजल्ट जरूर मिलेगा, विश्वास मानो, जल्दी नहीं तो देर में, लेकिन मिलेगा जरूर। आप अपनी निरंतरता, अपना अथक प्रयास करते रहे। जो लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, डेडिकेटेड है, उन्हें रिजल्ट मिलेगा। कभी कभार रिजल्ट होने के पीछे पढ़ना ही काफी नहीं होता, कभी कभार देयर आर सम मोर फैक्टर्स एज वेल, के लाइक नथिंग इज री रिटन and what is happening, it have to be happened, right? So दोस्तों, everything is pre-written and nothing can be rewritten, always remember that।
तो इसका मतलब है जब आपका सिलेक्शन नहीं 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 बस धन्यवाद, जब आपका सिलेक्शन होना होगा तभी होगा ना, थैंक यू। तो जब ही होगा, लेकिन आप प्रयास करिए दोस्तों। अगर आप प्रयास नहीं कर रहे यार, मैं फिर से बताऊं ये कि सरकार जब रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, मेट्रोज इन सब पर पैसा खर्च करे तो इसे कहेंगे कैपिटल। दोस्तों जितना किसी देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उतना ही उस देश की प्रोग्रेसिविटी, उतना ही उस देश की प्रगतिशीलता, उतना ही उस देश का डेवलपमेंट फास्ट होता है, राइट। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये थोड़ा टाइम टेकन है, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा था वही से क्लिक किया मेरे बात, तो टाइम टेकन है ये थोड़ा। जैसे अगर पावर प्लांट बनना है तो उसमें 1-2 साल तो लगेगा, जैसे अगर रेलवे बनना है, जैसे अगर बंदरगाह पोर्ट बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, तो इट विल टेक टाइम। बोलो यस और नॉट, टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों इसके रिजल्ट इकोनॉमी में बहुत अच्छे होंगे। लेकिन हमारी सरकारें किस पर काम करती हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज्यादा व्यय करती हैं, फ्रीबीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, स्कॉलरशिप। क्यों? क्योंकि लोग डायरेक्ट खुश हो जाएं और डायरेक्ट चुनाव आ रहा है वोट दे दें। क्योंकि भाई साहब किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को या हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत ही कम ऐसा होगा कि देश के बारे में कोई सोचेगा। सोचते तो सभी हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के तौर पर, स्पेशली द पॉलिटिशियंस ऑफ आवर कंट्री। अरे बोलो यस, द मोस्ट करप्ट पीपल, जो भी अगर सबसे ज्यादा करप्ट है और डैश नहीं महाडैश है, वो सिर्फ पॉलिटिशियंस है। बिकॉज दे आर देयर टू शेप द इकोनॉमी, टू शेप द कंट्री। बोलो जी यस, बट दे आर शेपिंग देयर ओन पॉकेट्स। सो दैट मीन्स व्हाट? सो अगर हम बात करें, यहां देखो 2023-24 के बजट में सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 10 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया, और 2024-25 में सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 11.11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। और 2025-26 में सरकार ने कहा कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बजट है वो 11.21 लाख करोड़ है। मतलब लगातार हमारी सरकार इसे 10 लाख करोड़ से 11 पॉइंट इतने लाख करोड़ और फिर से 11.21 लाख करोड़ लगातार इंक्रीज कर रही है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो 23-24 में सरकार ने कहा कि हम 3.2% ऑफ इंडियाज जीडीपी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एंड इट वाज लास्ट ईयर ओनली 22-23 मात्र 2.7%। तो पहले पिछले साल हमारे देश की जीडीपी का लगभग 2.7% कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय था। इस बार पूंजीगत व्यय ये हो गया बढ़ा के 3.2%। मतलब लगातार बढ़ रहा है, और ये देश की इकोनॉमी का एक ग्रोथ और डेवलपमेंट का सिंबल है। भाई बढ़ रहा है तो कभी ना कभी तो ये रिटर्न देगा ही। अगर सड़कें बनेगी, भले ही 2 साल लगे बनने में, लेकिन सड़कें बनेगी तो परिवहन अच्छा हो जाएगा। परिवहन अच्छा होगा तो हमारे देश में जो कंपनीज हैं उन्हें समय पर कच्चा माल मिल जाएगा। कंपनीज का जो उत्पादन होगा वो सही समय पर बाजार तक पहुंच जाएगा। बाजार तक पहुंचेगा तो उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करेगा, और जब बाजार में उत्पाद होगा और बाजार की मांग पूरी होगी तो कहीं ना कहीं भारत का उपभोग व्यय, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और देश की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन क्या बिहार सरकार ने इन लड़कियों को 50-50 हजार रुपए दे दिए? इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ ये बताओ है? और तो और बिहार सरकार की कितनी कितनी बकवास रणनीति है कि ग्रेजुएशन कर लो 50,000 मिल जाएगा। क्या 50,000 फॉर एवरीवन या टू अ पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब? फॉर एवरीवन। बर्बाद। तभी बिहार बेरोजगारी में, गरीबी में सबसे पीछे है। बकवास स्ट्रेटजी दोस्तों। अ गुड इकोनॉमिस्ट विल कंप्लीटली डिनाई द स्ट्रेटजी कि यार मैं तो चलो ये सोच रहा था कि SC ST या बैकवर्ड क्लास के लिए होना चाहिए, फॉर दैट, क्योंकि पिछड़े हैं उनके लिए होना चाहिए, लेकिन तुम सबको 50-50 हजार मिला है। आई क्या तुम्हारे तो जलवे ही जलवे भाई, राइट? नहीं मिला क्यों? कंप्लीट होना चाहिए ना, तभी तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ क्या? फिर भरो फॉर्म। अदर स्टेट से है ये,
अच्छा, पढ़ाई भी यहीं से होनी चाहिए क्या? ये बात है? वाह, 12th क्लास का 25,000। चलो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन ये भी मैं कहूंगा, मैं बताता हूं, तो तुम लोग नहीं, इकोनॉमिस्ट की बात सुनो यार। ये सिर्फ इनिशियल स्टेप्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के। सो बिहार एक्चुअली द पार्ट ऑफ द इनिशियल स्टेप्स। जब भी किसी जगह को इनिशियली बूस्टअप करना है तो ये सब ऐसी स्कीमें लाई जाती हैं। बट वंस द रीजन से स्टेट और द कंट्री विल डेवलप, तो फिर इस तरीके की स्कीम्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो चलो कोई नहीं, वो इसलिए क्योंकि वैसे ही बिहार में जो महिलाएं या जो 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 चाइल्ड एडुकेशन है, उसमें महिलाओं और बालिकाओं को लोग कम पढ़ाने में जोर देते हैं। सो ये स्कीम सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए है। जैसे लाइक अब मैं ये वर्ड यूज करना चाहूंगा जो आप लोग कहेंगे विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन अब मैंने ये वर्ड यूज करना बंद कर दिया है दोस्तों कई समय से, कि in today's time I'm not using I'm the economist ना, so I'm not using the word women empowerment, महिला सशक्तिकरण की जगह nowadays I'm using the very new term and this is called women led development. So rather than using the word women empowerment, महिला सशक्तिकरण, that era has been changed and examiner is looking behind these type of things from you guys. यही तो रीजन है कि क्यों आपको अच्छे नंबर नहीं मिलते। तो दोस्तों नाउ वी आर नॉट रनिंग बिहाइंड द विमेन एम्पावरमेंट, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली। सो अभी हम क्या है कि महिला सशक्तिकरण की अब बात नहीं करते। आजकल द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट द विमेन लेड डेवलपमेंट, मतलब महिलाओं के साथ विकास। इसका मतलब महिलाओं के द्वारा विकास। मीन्स द क्लाउडिया गोल्डन गॉट द नोबेल प्राइज इन लास्ट ईयर 2023 वाला, तो उन्हें जो गोल्डन जो नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में, बिकॉज शी रोट अ ब्यूटीफुल, लाइक शी डिड अ ब्यूटीफुल रिसर्च ऑन दिस, द विमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स। दोस्तों कार्यबल में महिलाओं का योगदान। सो दिस इज व्हाट, कि हमारे देश की जीडीपी में हमने जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा था, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स पढ़ा था, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पढ़ा था। दोस्तों हमारे देश की महिलाओं का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कैसा है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है, इस पर बात कर रहे हैं आजकल हम लोग। सो दिस इज विमेन लेड डेवलपमेंट। चलो ठीक है, ये बात एम्पावरमेंट के लिए है, इसलिए ना लेट्स टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। प्लीज समवन इज आस्किंग, कुछ हुआ? ओके, तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हिंदी में औद्योगिक उत्पादन, तो औद्योगिक उत्पादन क्या है जरा ध्यान से देखना कि अगर हम औद्योगिक उत्पादन की बात करें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट की बात करें, हमने यहां बताया 3.8% एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट रही। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कितनी है 5.9%, एंड दैट इज फॉर 2023-24। तो 23-24 के लिए जो ग्रोथ रेट है वो 5.9% की है। 22-23 में इट वाज 5.2, राइट। और आप सबको याद आ जाएगा जब मैं एक बात बोलूंगा, और जिन्हें याद नहीं आएगा उन्हें मैं तब भी समझा दूंगा यार, दैट इज वाई ऑन वाई। कुछ याद आया? Y on Y, this is year on year growth rate, मतलब हम जो ग्रोथ रेट निकालते हैं वो वर्ष दर वर्ष निकालते हैं। इसका मतलब ये 5.9 क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसको भी समझ दो ना, रट लिया गुरुजी ने कहा। 5.9% बता रहा है कि हमारे देश में जो औद्योगिक उत्पादन हुआ था 22-23 में, उससे 5.9% ज्यादा हुआ है 23-24 में। बोलो जय हो ना। अगर हम बात करें फॉरेक्स रिजर्व, तो हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग 634, ये बात कर रहे हैं 24-25 का एवरेज है ये, और 3 क्वार्टर का, तो लगभग हमारे पास 634.6 यूएस बिलियन डॉलर है। और जो पिछले बार बहुत ज्यादा थे 22-23-24 में, एवरेज 646, द स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व इन इंडिया। एंड अगर हम आगे बात करें फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, और किसी को अगर ये शब्द नहीं पता, दिस इज अ वेरी टेक्निकल टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट मींस द टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर देन टोटल रेवेन्यू, और हम कहते हैं अदर देन बोरोइंग्स। रेवेन्यू में एक पार्ट और है, दिस इज कॉल्ड बोरोइंग्स। रेवेन्यू में बोरोइंग्स भी तो आती हैं, सरकार जब ऋण लेती है तो बोरोइंग्स को छोड़कर, तो हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो फाइनली फिस्कल डेफिसिट बताता है कि हाउ मच मनी
द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो फॉर रनिंग द टू रन द कंट्री फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यही तो राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को कितने वित्त की आवश्यकता है देश को आगे चलाने के लिए। तो अगर हम बात करें तो हमारे देश का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.6% है फॉर 2023-24। मतलब इस वित्तीय वर्ष में जो 23-24 रहा, इसमें 5.6% का भारत सरकार को राजकोषीय घाटा है। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी, दैट इज FRBM, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, केम इन 2003, इनेक्टेड इन 2004, लागू हुआ 2004 में, जुलाई 2004। उसमें हमने लक्ष्य बनाया कि हमारा एक ऑप्टिमम रेंज अभी इतनी है 20 to 24, बट वी आर लुकिंग टू अचीव अराउंड कितना 3%, कि हमारे देश में हमें इसका लक्ष्य है कि राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए 3%। सो दिस इज द करंट स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, वेयर आई फाउंड सम पॉइंट्स लाइक नंबर 1 2 3 4 5 6। नाउ अभी मेरे पास कुछ और पॉइंट्स भी जो मैंने बटोरे, जैसे इंडिया की इकोनॉमी अभी लाइक ये 6.4% ग्रोथ रेट है, और हमें यह भी ध्यान से रखना है कि 6.4% ग्रोथ रेट है, दिस इज नॉट बैड, दिस इज गुड ग्रोथ रेट, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, द ग्लोबल एवरेज ग्रोथ रेट फॉर द सेम पीरियड इज जस्ट 3.2%। क्या कहा मैंने, फिर से बोलूंगा मैं, इसी वित्तीय वर्ष 23-24 में 24-25 में जो इंडिया की ग्रोथ रेट तो 6.4 है, लेकिन दोस्तों इसी बीच में वैश्विक स्तर पर हर देश की ग्रोथ रेट मिला दें तो उसका एवरेज सिर्फ 3.2% है। एंड दोस्तों वाई सो, और इंडिया की इतनी कम क्यों? सबके रीजन बात करेंगे, तभी तो मेंस समझ पाएंगे कि यही तो क्वेश्चन आते हैं मेंस में। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि एवरेज ग्लोबल एवरेज ग्रोथ रेट कम क्यों है, तो उसके पीछे सबसे पहला रीजन है, कि नंबर 1 मैं कहूंगा जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस। दोस्तों भू राजनीतिक अवस्थाएं, आप देखिए रेड चाइना सी देख लो आप, रेड चाइना सी दोस्तों, जहां से हम यूरोपियन मार्केट से स्यूज कैनाल होते हुए अपने मुंबई के पोर्ट में घुस जाते हैं, एंड द टोटल डिस्टेंस इज अराउंड 11,600 किलोमीटर्स, एंड ये टाइम भी कम लेता है, कॉस्ट भी कम लगती है, और इंडिया का मार्केट यूरोपियन मार्केट का माल इंडिया में पहुंच जाता है। एंड दोस्तों हम बात करें तो रेड सी में हैती रेबल्स बॉम्बिंग कर रहे हैं आजकल, राइट। सो जब हैती रेबल्स बॉम्बिंग कर रहे हैं सो इट वहां पर डिस्टर्बेंस है। आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर, दोस्तों इतने सारे देश आपस में लड़ रहे हैं और कहीं समस्याएं हो रही हैं। इन समस्याओं से एक तो दिक्कत है कि ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्बेंस चल रही है, दूसरी बात क्या है, द recessionary like situation in the यूरोपियन मार्केट। दोस्तों जब यूरोपियन मार्केट में मंदी है, और तो हम बात करें there is a recession in the साउथ एशियन कंट्रीज एज वेल, जो दक्षिण एशियाई देश हैं, यूरोपियन बाजार है, और तो और यूएस में भी ऐसी सिचुएशन बस अबाउट टू रीच थी, लेकिन थोड़ा बाहर आ गया, भी सही हो गया। तो अगर हम बात करें तो इतनी सारी समस्याएं हैं। मैंने आपको एक इकोनॉमी का एक पर्सपेक्टिव दिखाया था, जहां पे मैंने जेएम कीन साहब की इकोनॉमी बताई थी, और जेएम कीन साहब कहते हैं कि अगर हम जनरली ना, हम लोग तो जनरल ऐसे कहते हैं कि अगर हमारे देश का एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है देन इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। जल्दी बोलो हाँ। लेकिन जेएम कीन साहब कहते हैं कि अगर किसी भी देश में एक्सपोर्ट अगर कम है और इंपोर्ट किसी भी देश का क्या है ज्यादा है, देन ऑल्सो इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। यस, इट इज शोइंग दैट कि हमारी औकात तुमसे ज्यादा अच्छी है, मतलब तुम्हारी वस्तुओं को हम खरीद सकते हैं लेकिन हमारी वस्तुओं को तुम खरीदने के लिए असक्षम हो। यह बात कही जेएम कीन साहब ने। अगर किनीशियन इकोनॉमी को हम पढ़ते हैं तो दैट मीन्स व्हाट, व्हाई द इंडियाज लाइक इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अंडर परफॉर्म है। अभी हम बात करेंगे इंडिया का प्राइमरी टर्शरी दोनों सेक्टर परफॉर्मिंग वेल, लेकिन जो विनिर्माण क्षेत्र है सबसे बड़ा लूप होल, इसलिए मैंने अपने सिलेबस में इस बार चैप्टर बनाया विनिर्माण क्षेत्र। जो हमारे देश का विनिर्माण क्षेत्र है वो सबसे पिछड़ा हुआ है, और वहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू वर्क अपॉन दैट सेक्टर, वहां पे बहुत काम करना है।
तो भाई साहब ये बताइए कि हमारे देश की जीडीपी क्यों 6.4 है? हम लोग तो टारगेट कर रहे थे 6.8 7 से ऊपर जाएगी, लेकिन इतना कम क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारे माल को अंतरराष्ट्रीय बाजार में जहां पे बिकता था वहां खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो अब वहां पे हमारा माल खरीदेंगे नहीं क्योंकि उनकी इकोनॉमी कमजोर है। तो अगर हम बात करें, सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स विच आर देयर, जिनकी वजह से हम कहेंगे कि थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है ग्लोबल लेवल पर। सो ये है हमारे इंडिया की करंट इकोनॉमी। इसके बाद मेरे पास कुछ और पॉइंट्स हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि 3.2% ग्लोबल इकोनॉमी रही है, 3.2%। नाउ लुक एट द वेरी नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम बात करें इंडिया का, लाइक ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, इसको छोड़ो। अभी देखो यहां कम टू दिस पॉइंट कि अगर हम लोग बात करें यहां पे इन्फ्लेशन, हालांकि उसका पॉइंट भी मैंने आपको दिखा दिया है। द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन। तो हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है, एवरीवन ऑन द बोर्ड, लुक 2023-24 में इन्फ्लेशन जो है वो लाइक 5.4% था 2023-24 में, और अगर हम बात करें 2023-24 में इट वॉज 5.4, आज ही तो लिखा हमने कहीं। और अगर हम बात करते हैं 2025-26, लेकिन सिर्फ अप्रैल से दिसंबर तक इट इज 4.9%। मतलब हमारा जो इन्फ्लेशन है ये भी हमारे टारगेट रेंज में चल रहा है, हमें ये भी पता होना चाहिए। लेकिन इन्फ्लेशन में भी अगर हमसे कोई बात करेगा तो मैं कहूंगा कि हमारे देश में जो भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड इन्फ्लेशन। भारत में खाद्यान्न मुद्रास्फीति 8.2% है, 8.2% फूड इन्फ्लेशन है, एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड समवॉट इन्फ्लेशन, बट इट इज अंडर कंट्रोल। हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन इन इंडिया। भारत में लाइक नियंत्रित मुद्रास्फीति की स्थिति बनी हुई है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देयर आर सम मोर पॉइंट्स आई एम हैविंग लाइक दिस, कि अगर हम बात करें थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर की, तो एक शब्द मैंने आपको प्रीलिम्स में पढ़ाया था ग्रॉस एनपीए, और एक शब्द पढ़ाया था नेट एनपीए। तो अगर हमारे भारत का जो ग्रॉस एनपीए है ये सिर्फ, दोस्तों ये सिर्फ नहीं 12 वर्षों से कम है, और इस समय मात्र 2.6% है। मुझे बहुत अच्छे से याद है इन 2014-15 में मैं पढ़ा रहा था, लगभग 14 या 13, जयपुर जैसे शहरों में थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो मैंने वहां पढ़ाया था लगभग 14.5-15% एनपीए इंडियन बैंक्स का, राइट। जहां हमारी भारतीय बैंकों का 14-15% एनपीए होता था, 10% से नीचे आने का नाम ही नहीं लेता था, अब सिर्फ 2.6% है। और मैंने आपको प्रीलिम्स में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया कि दोस्तों कि हमारी एनपीए के कम करने के लिए हमारी आरबीआई ने और सरकार ने क्या क्या एफर्ट्स किए। अगर वो सवाल आए तो वो आप पीटी की क्लासेस से कर पाएंगे, जैसे सारफेसी एक्ट, जैसे बेसल नॉर्म का अनुपालन, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जैसे डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इन सबों को सरकार ने, आरबीआई ने इंटीग्रेट किया। पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये सब हमने पढ़ा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है नहीं। तो दोस्तों इतने सारे आरबीआई ने स्टेप्स लिए जिससे एनपीए कम किया गया। लो जी 8 नंबर का एक सवाल बना देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय नेट एनपीए एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय द आरबीआई फॉर कर्विंग द एनपीए इन आवर कंट्री। ये लो को सवाल बन गया कि आप शुद्ध या निबल एनपीए से क्या समझते हैं। यहां तो मैंने ग्रॉस लिखा है, निबल एनपीए से आप क्या समझते हैं, और एनपीए को नियंत्रण करने हेतु सरकार या आरबीआई ने क्या क्या कदम उठाए हैं। हो सकता है यू विल फाइंड द सेम क्वेश्चन इन 7 और 8 मार्क्स, सो यू नो अबाउट दीज थिंग्स। चलो फाइनली अगर हम बात करें दोस्तों, एक और मेरे पास फैक्ट है, एंड दिस इज व्हाट, कि हमारे देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर है, दैट इज ओनली 3.2%, दैट इज ओनली 3.2%। और अगर हम बात करें 17-18 में यही कहीं 6% हुआ करती थी, यहां लिखा होगा, लिखा है क्या? हाँ ये देखिए 6%, 17-18 में कितनी थी? 6%। नाउ इट इज अराउंड 3.2%। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हमारे देश में इतनी सारी चीजें हैं जहां से हम बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे खुद कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज अराउंड द ग्लोब। ये लाइन लिखी कि पूरे विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। सो दिस इज कॉल्ड इंडियाज इकोनॉमी, द रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कम ऑन, यस और नॉट?
सो ये सारे पॉइंट्स हमें डिनोट कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी की दशा कैसी है, राइट। लेकिन इतना ही नहीं, मेरे पास कुछ और है इससे रिलेटेड डिस्कशन करने को, जो मैं करूंगा। ये देखिए, अगर मुझे इन सभी चीजों को एक जगह निचोड़ के रखना है तो ये मैंने रखा हुआ है। आप देखिए जरा, इसको समझिए क्या लिखा है, थोड़ा सीखिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। द जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है भारत की? जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। नाउ द सेकंड, जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी प्रोजेक्ट है हमारी फॉर 25-26? क्या या शाबाश। देन इन्फ्लेशन रेट कितना है फॉर 23-24? और इस साल 24-25 में कितना रहा फ्रॉम अप्रैल टिल दिसंबर? ना फाइनली देखो, इसमें भी हम इन्फ्लेशन में बात करें, द फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, भारत में जो खाद्यान्न मुद्रास्फीति है वित्तीय वर्ष 24 में इट वॉज 7.5, लेकिन मैंने कहा अभी 25 में कितनी हो गई? 8.4%। सो दिस इज द प्रॉब्लम। और आप थोड़ा सा याद करेंगे दोस्तों, जो सीपीआई है, सीपीआई जिसके आधार पर हम इन्फ्लेशन निकालते हैं, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? फूड एंड बेवरेजेस, दैट इज 45.6%। ना दोस्तों, अगर हम बात करें बेरोजगारी दर, हमने बात कर ली है, एक्सटर्नल सेक्टर की ग्रोथ रेट इतनी परसेंट है, मतलब हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है, ओवरऑल निर्यात है, चाहे मर्केंडाइज वस्तुओं का हो या सेवाओं का हो, तो जो निर्यात की ग्रोथ रेट है वो कितनी है? 6%, राइट। राजकोषीय स्वास्थ्य की बात करें कि हमारी सरकार का फिस्कल हेल्थ कैसा है, तो उसमें हम कहेंगे सरकार की फिस्कल हेल्थ भी अच्छी है, क्योंकि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ाती जा रही है, राइट। और फाइनली फाइनेंशियल सेक्टर के हमें परफॉर्मेंस देखनी है, तो हमने देख लिया एनपीए, तो ग्रॉस एनपीए भारत में कितना है? 2.6%। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक एक सेक्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, हम इस पे इकोनॉमी को समझेंगे। ये तो हमने ओवरऑल इकोनॉमी के सारे पॉइंट्स देख लिए। अब मेरे पास सेक्टरल परफॉर्मेंस है, लुक एट हियर। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट मैंने आपको बताई थी 3.8%, पिछले साल थोड़ी कम थी। और सबसे बढ़िया बात कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, हमने देखा कि लगभग 3 LMT का हमने उत्पादन किया, और हमने कहा ये रिकॉर्ड बनाया। तो आखिर हमारे एग्जाम में 7-8 नंबर में छोटे से सवाल आ जाएंगे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो बूस्ट हुआ है इस साल, उसके कारण क्या है? दोस्तों उसके कारण है कि हमारा जो खरीफ क्रॉप है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा दोस्तों, और एग्जामिनर सिर्फ वही सुनना चाहता है जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है। आप मारते रहो यहां वहां की बातें। दोस्तों जो लोग बहुत पढ़ लेते हैं, बाबा बन गए पढ़ पढ़कर, उन्हें हमसे भी ज्यादा इकोनॉमी आती और किसी शिक्षक से ज्यादा ज्योग्राफी पॉलिटी भी आती, लेकिन उन्हें उनका सिलेक्शन तब भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बाबागिरी चाहिए ही नहीं है। बाबागिरी अगर चाहिए होती तो फिर मैं भी तैयारी करता। भाई मैंने क्यों तैयारी नहीं करी? क्योंकि हमें अपनी औकात पता है कि इकोनॉमी के अलावा कुछ जमता ही नहीं है। क्योंकि 11वीं 12वीं में पढ़ा, फिर बीकॉम में आ गए, फिर एमकॉम चलने लग रहा, तो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट ही वो कमर्शियल माइंड है। अभी हमें लगता है कि यार हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हमारे बस की है नहीं, कभी वो ही नहीं हुआ, अंदर से नहीं आया, इंस्टिंक्ट नहीं आया, 11 ने तैयारी नहीं करी, राइट। लेकिन अब क्या है, तुम लोगों का मन कुछ और था, किसी का डांसर बनने का, किसी का मॉडियो में सिंगर बनने का। पिताजी ने कहा ना तैयारी करो। दोस्तों पिताजी क्या जाने, ऐसे होगा ही नहीं। कौन ऐसे नॉट, तो ऐसे सेल्फ एनालिसिस करो, अभी भी मौका है, अभी मौका है। तुम जिस उम्र में यहां अपना समय बर्बाद कर रहे, डेवलप्ड कंट्रीज में इस उम्र में बच्चे कौशल विकास करते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं और जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करते हैं, बेहतरीन तरीके से। ले हम भारतीयों के पास कोई उपाय है नहीं है। अगर ब्याह जल्दी करवाना है तो एक ही तरीका है, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। बॉयज ज्यादा अच्छे समझ गए, राइट है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं है? और इन लोगों को है दहेज बजाना, वो तो प्राइमरी है, वो तो हो ही जाएगा, बच ही जाएगा। नहीं देना चाहोगे तो नहीं दोगे, वो तो है ही। लेकिन दूसरा क्या है, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मैं मन की बात कह ही लेता हूं। इन लोगों को अगर जीवन में झाड़ू पोछा और बर्तन से छुटकारा पाना है तो एक ही तरीका, भाई साहब पढ़ाई कर लो अच्छे से। फिर भी मतलब देखो, अपनी मम्मियों को देख लो, कई बार तो बैठते होंगे तो कहते होंगे मतलब वो और भी करना कुछ चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। लेकिन बेटा तुम भी अगर आज पढ़ोगे नहीं, बेटा तुमने आज से पहले
मैक्सिमम, मैंने तो कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को सुना है कहते, आपने भी सुना होगा जो मैं बताने जा रहा, जानते सब है, लेकिन गुरु का काम होता है ना सही रास्ते पे लाना। पढ़ पढ़ के तो हो ही जाएगा काम, लेकिन 1-2 मिनट ऐसी बातें करता रहता मैं कि दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आपने आज से पहले 100 से ज्यादा लोगों को मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से सुना जिनने कहा यार अपने उस समय हम पढ़ लेते तो उस समय जीवन आज ये नहीं कर रहे होते। ऐसा सुना है बेटा? आप में से भी कम से कम 70% लोग यही कहेंगे जीवन में, याद रखना। कंडीशन अप्लाई स्टार स्टार स्टार, वो ये कि यदि आप आज बहुत ध्यान से कार्य नहीं करोगे तो कम ऑन यस, क्या बात समझ पाए आप? पहले देखो अपन अपने जिंदगी से एकदम खुश है, बिंदास, जितना चाहिए था औकात से ज्यादा मिलता है। मिलता है क्या? मतलब इसलिए काम किया है, कितना मिलता है तुम चौंक जाओगे सुन के, इसलिए बताएंगे नहीं दोस्तों तुम्हें, राइट? तो मतलब यही थोड़ा ना मिलता है, इससे ज्यादा बहुत पहले मिलता था। मतलब अपने असली जवानी जब तुम्हारी उम्र थी तो इससे ज्यादा पैसा कमाता था, विद्या माता कसम खा के, साक्षात बिल्कुल सही बोल रहा हूं। कभी नौकरी मिले तो दिखा दूंगा मैं तुम्हें अपने प्रूफ सब कुछ, लेकिन चूंकि आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ जस्ट बिकॉज कि जितना करना है चल रहा है, बहुत शानदार एकदम वेल। तो इसका मतलब मैं क्यों ऐसा कह पा रहा हूं? क्योंकि मैंने आपकी उम्र में अपने जीवन को सही दिशा में काटा। अरे बोलो ये सुनो, मतलब जिस समय मुझे परमात्मा ने जो काम दिया वो काम में ईमानदारी से निभाता, ब्याह हो गया तो अब दोस्तों बीवी के साथ में ईमानदारी से रिलेशन निभाता, बच्चे हो गए तो बाप का रिलेशन बहुत अच्छे से निभाता, पढ़ाई का समय था पढ़ाई का रिलेशन अच्छी तरह निभा रहा था। तो हर मोड़ पर आप लोगों को भी मौका मिल रहा है, इसलिए बेटा तुम्हें लग रहा है तफरी का समय चल रहा है, बेटा 20 साल बाद अपने आप कहते घूमोगे कहीं यहाँ कहीं वहां, उस समय पढ़ लेते। एक आदमी था बहुत टशन मारता था क्लास में, वो उसने बार बार बताया पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन मैं नहीं पढ़ा या पढ़ी। बेटा सिंपल सी बात है, लेकिन इसलिए थोड़ा चलो आओ वापस, आशीर्वाद है कि अच्छी दिशा में तुम लोग रहो तब तो पढ़ पाओगे। ऐ तो नहीं कि हम कुछ कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करो लेकिन अपना एक टाइम टेबल फॉलो करो, डेडिकेशन। मुंह बना रहा था ब्रेक से पहले, देख रहे कह रहे और पढ़ाओगे, राइट? अरे यार देख रहे कितना इसने मुझे डिमोटिवेट कर दिया यार। मैं तो वहां बैठ के 15 मिनट सोचता रहा लिखवाते समय, यार छोड़ दूं क्या ब्रेक के बाद? तो लेकिन फिर यार मैंने कहा चलो फिर से थोड़ी एनर्जी लेकर आया मैंने कहा चलो पढ़ाई देते हैं, ऐसे ढक्कनों की बात नहीं सुनते हैं, राइट? तो दोस्तों डेडिकेशन दे ले भाई, बहुत कम समय है, पैसा दिया है। तुम्हारी जगह मैं होता ना गुरुजी से कहता 1 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ाओ, क्योंकि इसी को कहते हैं जागो ग्राहक जागो, क्योंकि तुमने कॉमर्स नहीं पढ़ी ना हमारी तरह, कमान यस और नॉट। ये देखो दोस्तों पैसा दिया निचोड़ दो, तुम्हें मैंने आते आते बता दिया 12 तारीख तक हमारा टाइम है पढ़ने का मेंस, इसलिए आप 12 तारीख तक तो तुम कहो गुरुजी पढ़ाओ, यहीं खड़े रहो तुम चुपचाप। ऐसा क्या मैं गलत कह रहा कि नहीं? यहाँ देखो तो फिर कल क्लास 10 बजे तक चलेगी रात के ना। तो अगर हम बात करें कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतना ज्यादा क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि खरीफ क्रॉप का सीजन बहुत अच्छा रहा हमारा। समर क्रॉप ज्योग्राफी में पढ़ा आपने दोस्तों, हमारा जो खरीफ क्रॉप रहा उसका अच्छा प्रोडक्शन रहा। दूसरा रीजन 7-8 नंबर में लिखना पड़ेगा। दूसरा रीजन कि हमारा जो मॉनसून है वो बहुत अच्छा आया इस बार, गुड मॉनसून आया, और मॉनसून जब अच्छा आएगा तो इसका मतलब हमारी खेती क्या होगी? अच्छी होगी, क्योंकि भारत में 45% जो खेती है वो आज भी रेनफेड एग्रीकल्चर है, वो आज भी वर्षा आधारित कृषि होती है। फाइनली तीसरी बात, हमारे पास जो रिजर्वोयर्स हैं वो अच्छे हैं, चाहे वो सीड हो चाहे वो पानी हो, जो भी हो, इनके मतलब इरिगेशन सिस्टम भी भारत का सुधर रहा है। देखो दोस्तों, अगर मैंने एक इकोनॉमिक सर्वे में लिखा था वो मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश करी कि इन द लास्ट डिकेड में अगर हम देखें, एग्रीकल्चर की बात ही चल रही प्राइमरी की, लास्ट डिकेड में देखें 2014-15 से 25-24-25 तक लगभग, तो 10 साल में भारत की जो एग्रीकल्चरल इनकम है, जो कृषि संबंधी आय है, ये सिर्फ प्रति वर्ष 5.2% बढ़ी। अब यहां पे सीखो कि जब भी हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, सो एग्रीकल्चर ऑलवेज मीन्स व्हाट? सो एग्रीकल्चर ऑलवेज मीन्स फार्मिंग, तो होता ही है यहां पे क्रॉप्स वगैरह, प्लस दोस्तों लाइव स्टॉक बोले तो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, प्लस मत्स्य पालन बोले तो फिशरीज, प्लस फॉरेस्ट्री वानिकी। तो अगर हम बात करें ये 4 चीजें एग्रीकल्चर में ही शामिल होती हैं।
जब हम बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, तो भाई साहब हमारे हमारे गांव में कुछ शॉपकीपर्स भी होते हैं, जल्दी बोलो होते हैं कि नहीं? कुछ लोग परिवहन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ऑटो पोटो चलाते हैं, बोलो जी यस। कुछ लोग पॉटरी बनाने का काम करते हैं, कुछ अलग आर्टिसंस होते हैं, है ना, कारपेंटर्स होते हैं। तो जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है हमारे रूरल एरियाज में, उसमें 6.2% की एनुअल ग्रोथ रेट है। कहीं ना कहीं हम इसमें एक स्कोप निकालेंगे कि ऐसा यहाँ स्कोप है कि अगर हमें रूरल इकोनॉमी बढ़ानी है तो इसका मतलब रूरल इकोनॉमी में कि जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को हम प्रमोट कर दें, जैसे गांधी जी का कॉन्सेप्ट कुटीर उद्योग, अरे बोलो यार सर्वोदय का कॉन्सेप्ट, अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर दें, सो यहां पर हो सकता है हम अपने देश की इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं। सो फाइनली ये सब चीजें हैं ना। अगर हम बात करें इंडस्ट्री उद्योग, तो इंडस्ट्री का जो हमारा जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट रही है वो 6.2, ये है 25 की। लेकिन अभी जो हमने यहां पे बात कर रहे थे, कहां गया ये वाला, अगर हम यहां पे बात कर रहे थे दिस इज 23-24 की 5.9, तो 23-24 में 5.9% की ग्रोथ रेट है। लेकिन 24-25 में अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025, सो इट इज अराउंड 6.2%, राइट ना। फाइनली ये देखो कि क्यों ज्यादा अच्छा भी परफॉर्म नहीं करी इकोनॉमी में, उसका रीजन ये है कि हमारा जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया था बहुत कम था। सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट, ये आप कहो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के पिछड़ेपन या इंडस्ट्रियल सेक्टर ने जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है अनुमानित, उसको प्राप्त क्यों नहीं कर पाया, तो उसके मेरे पास कुछ रीजंस हैं। स्लो डाउन इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, और इसके पीछे भी मैं रीजन लिख सकता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का स्लो डाउन क्यों है, वही ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई कि वो लोग दे आर नॉट इंपोर्टिंग आवर कमोडिटी, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर द रीजन बिहाइंड दैट। एंड दोस्तों एक और समस्या है, जब हैवी मॉनसून होगा, तो चूंकि इस बार हैवी मॉनसून रहा, तो वो कभी कभी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बेकार भी होगा। अब आप पूछे कैसे? नंबर 1, अगर मॉनसून ज्यादा हो रहा है, 2020-21 में भी ऐसा ही हुआ था, मॉनसून ज्यादा हो रहा है दोस्तों, तो पानी कोल माइंस में भर जाएगा, बोलो यस। जब कोल माइंस में पानी भर जाएगा तो हमारा कोल नहीं निकल पाएगा, और कोल नहीं निकलेगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट, क्योंकि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो हमारा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो कंपनियां नहीं चल पाएंगी, तो कहीं ना कहीं भारत में उत्पादन में गड़बड़ी आएगी। तो एक लिए मैंने यहां पे लिखा हैवी मॉनसून एंड इंपैक्टिंग द माइन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंस्ट्रक्शन भी तो आता है विनिर्माण के अलावा। अब मॉनसून हो रहा है तो क्या रोड, डैम्स, ब्रिजेस सब बन पाएंगे? नहीं, तो हमारा ये जो विनिर्माण क्षेत्र है उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा, या निर्माण और विनिर्माण दोनों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। सो इस सेक्टर की बात कर लेते हैं सेवा क्षेत्र की। तो सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र जो है वो प्राइमरी ड्राइवर है ग्रोथ का। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका है ना। दूसरी बात, 2023 से 25 के बीच, 23, 24, 25 के बीच जो एवरेज ग्रोथ रेट है इस सेक्टर की वो कितनी है? 3%। 23 से 25 के बीच की जो एवरेज ग्रोथ रेट है दैट इज 8.3%। लेकिन हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें अराउंड फाइनेंशियल ईयर 2014 में इसका सिर्फ 51% कंट्रीब्यूशन था, और आज हमारी जीडीपी में 55% कंट्रीब्यूशन है। कितने परसेंट? 55। और हमारी एक इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 2026 तक भारत का जो ई कॉमर्स मार्केट है, ई कॉमर्स मार्केट ये हो जाएगा दोस्तों $150 बिलियन का। दोस्तों कितने का? क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा हैं, इन सब पर ऑर्डर क्या करते हैं आजकल, हैं ज्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने ये इसका ट्रेंड थोड़ा सा इकोनॉमी में ज्यादा चल रहा है। चलो, तो ये हो गया हमारा सर्विस सेक्टर। अब देखो, अब अगर मुझे बताना हो कि हमारे इंडिया की विशेषताएं क्या हैं, इंडिया के फीचर्स, तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिससे मैं ये भी निकाल के दे सकता हूं आपको कि पहले तो हम बात करें कि इंडिया की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड। दूसरी बात, इंडिया की इकोनॉमी एक डुअल इकोनॉमी है, ये मैंने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा है, ये यहां सुनो। इंडिया की इकोनॉमी एक डुअल इकोनॉमी है। डुअल इकोनॉमी की दोहरी अर्थव्यवस्था का मतलब है जहां पे प्रिमिटिव, जहां पे प्राचीन, जहां पे ट्रेडिशनल पारंपरिक, और जहां पे मॉडर्न एडवांस्ड
दोनों एक साथ काम हो, जहां पे ट्रेडिशनल चीजें भी हों, जहां पे मॉडर्न चीजें भी हों, इन दोनों का मेल एक साथ हो। एग्रीकल्चर में एग्जांपल ले लेते हैं तो कुछ किसान ऐसे हैं जो आज भी बैलों से हल जोत रहे हैं, बोलो जी यस। तो कुछ किसान ऐसे हैं ट्रैक्टर से लगा के मशीन का यूज कर रहे हैं। कुछ लोग आज भी किसान है हसिया से हार्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ किसान है थ्रेसर्स हार्वेस्टर्स यूज कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ, दैट इज द ट्रेडिशनल एंड द एडवांस राइट मेथोडोलॉजी इन आवर कंट्री। दिस इज कॉल्ड व्हाट द ड्यूअल इकोनॉमी राइट। सो आज भी हमारे देश में कुछ लोग हैं जो पेन पेपर लेके ही पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो टैब एप्लीकेशंस टैब इन सब का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑल। सो दिस इज व्हाट द एग्जिस्टेंस। जब भी कोई इकोनॉमी ट्रांजिशन फेज में होती है, ये भी सीख लो, जब भी कोई, आई रेड मेनी इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, अगर कोई इकोनॉमी ट्रांजिशन फेज में होती है तो वो डुअल इकोनॉमी जरूर देखने को मिलेगी। एंड द इंडिया इज इन ट्रांजिशनल फेज, मतलब वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड, इसलिए हम डुअल इकोनॉमी है। वंस वी विल अचीव द टारगेट ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी तो ये खत्म हो जाएगा अपने आप ना। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, एक बढ़िया बात मेरे पास और है। पहले मैंने कहा इंडिया की इकोनॉमी मिश्रित है, फिर मैंने कहा इंडिया की इकोनॉमी डुअल है, अब मैं कह रहा हूं इंडिया की इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है। लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमी का कोई वर्ड नहीं, ये हम प्रीलिम्स में चर्चा कर चुके हैं। बस मैं एक लाइन में बता के आगे चल रहा हूं कि वर्ल्ड बैंक अपने देश को व सदस्य देशों को 4 ग्रुप में बांटता है, लो इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री, लोअर अपर मिडिल इनकम कंट्री एंड द हाई इनकम कंट्री। बोलो जी यस। दोस्तों इंडिया की जो कैटेगरी है, चूंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2482, हम लोग कह सकते हैं कितनी इंडिया की पर कैपिटा इनकम, लग एट दिस, $2482 है। जब इंडिया की करंट पर कैपिटा इनकम $2482 है, अगर हम बात करते हैं, थैंक यू बस थैंक यू, अच्छा ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं तो जब 2400 हम रुपीस में बात करें तो रुपीस 2.12 लाख, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम वो लगभग 2.25 लाख मान लो, या मोर देन 2 लाख है करंटली। तो अगर हम बात करें दोस्तों, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि कोई भी कंट्री जिसकी इनकम, ये देखो जुलाई 24 से 25, करंट हर साल बदलती है, तो ये कहता है कि अगर, शायद मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया होगा तो ये पढ़ाया होगा, तो अगर हम बात करें तो हमारे देश की जो जीडीपी है, एवरीवन ऑन द बोर्ड है ना, जीडीपी पर कैपिटा इनकम, ये अगर किसी भी देश की 1146 से लेकर 4515 इसके बीच में पर कैपिटा इनकम आती है तो वो कंट्री लोअर मिडिल इनकम कंट्री कहलाता है। और भारत की तो यहीं पर आती है 2481 राइट। दोस्तों अब मैं आपको दिल दहला देने वाली बातें बताने जा रहा हूं इकोनॉमी में, जरा ध्यान से सुनना, इससे आपका एक ओवरव्यू डेवलप होगा कि और क्या क्या बेटर करना चाहिए इकोनॉमी के लिए। जैसे हमने पढ़ा नॉमिनल जीडीपी में इंडिया की रैंक कौन सी है, नॉमिनल जीडीपी में इंडिया की रैंक कौन सी है, 5वीं, बोलो जी क्लियर। और जीडीपी एट पीपीपी में कौन सी है, 3री है, वेरी गुड। जब नॉमिनल जीडीपी में, अब आप सोचो मेरे दिल पे कैसा बीत रहा होगा कि इस क्लास में जब मैंने पूछा जीडीपी में रैंक तो 2 ही 3 बच्चे जवाब दे पाए। भगवान कसम मैं कुछ नहीं कर सकता बस, लेकिन मुझे बस पढ़ाना है तो बस मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आई एम फीलिंग वेरी बैड फ्रॉम इंटरनली, ऐसा मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी शिक्षक बेचारे सोचे क्या करना है यार, क्यों डांटना बच्चों को, वो कहते हैं भरत तू भी मत किया कर, पैसा मिलता ही है आराम से, जिसे पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, जिसे नहीं पढ़ना होगा वो नहीं पढ़ेगा, क्यों पेन लेता है। जिनकी किताब में कभी कभार तो मैं रिकमेंड करता हूँ, संजीव वर्मा, मेरे एक टीचर थे डीयू में, और दोस्तों उनकी एक कोचिंग में पढ़ाते पढ़ाते हार्ट अटैक आ गया था उनको, आंखें बाहर आ गई थी उनकी पूरी, कभी कभी मुझे लगता कहीं मेरी भी ना आ जाए। क्योंकि अब सोचो अगर इतनी बढ़िया बात कि तुम्हें ये नहीं पता तुम गधों को कि जीडीपी की भारत की रैंक क्या है, मैं तुम्हें मेंस क्यों पढ़ा रहा, मतलब मैं तो पढ़ाने नहीं चाहूंगा ऐसे बच्चों को यार। जब तुम ही अपने आप सोचो ना यार, तुम ऐसी बात नहीं सोच पाओगे अभी, लेकिन जब तुम कभी किसी को पढ़ाओ और उसे शिद्दत से पढ़ाओ और फिर उससे सवाल पूछो और वो ना बता पाए, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होप जो तो बताई दे यार, ये तो बहुत बेसिक है, तो मन होगा ना चुटैया पकड़े और दे मुंह में मारे। विद्या माता कसम ऐसी फीलिंग हो रही हमारी, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, क्या ही करेंगे। पानी पी गई, कुछ और सोच लेते हैं, क्या करें दोस्तों।
यहाँ देखो भाई साहब, तुम्हारी जिंदगी डैश है, राइट। बिल्कुल तुम बुरा मत मानना हमारी बातों का, लेकिन बेटा इस लय के साथ नहीं होगा। क्योंकि देखो तुम तो इसी कुर्सी में बैठे हो, तुम इन्हीं लोगों को जानते हो। सोचो हम कब से तुम्हारे जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब तुम स्कूल भी नहीं जाते थे। इतना रिच एक्सपीरियंस है। लगभग 2011 में मैंने सिविल सर्विसेज में पहली क्लास शुरू करी थी, 2011। अब नाप लेना तुम उस समय कहां थे, राइट। स्कूल में थे या जाने की तैयारी कर रहे थे या क्या कर रहे थे वो तुम जानो। तो फाइनली अगर हम बात करें यार, ये मुझे बड़ा बुरा लगा यार, तुम्हें जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की रैंक नहीं पता यार इंडिया की है। फिर मैं कैसे सिखा पाऊंगा कि जीडीपी की रैंक कैसे बढ़ाएं, यार रैंक ही नहीं पता तो बढ़ाने की बात कैसे कर लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं बेटा भरत, तू पढ़ा। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारे, अब मैं वो बात नहीं बता रहा जो आगे बताने वाला था, अब मैं नेक्स्ट आगे चलता हूं और बात करता हूं कि हमारे देश में कुछ तुम्हें भी लगना चाहिए कि अगर हमारे देश की जीडीपी बहुत बेकार है, कुछ नहीं यार बता दूंगा, अभी रुको तो यार, ऐसा मैं कर भी नहीं पाता। लेकिन आई फेल्ट वेरी डीमोटिवेटेड, विद्या माता कसम, कि यार मेरे इतने गधे सेना मेरी कभी नहीं हुई। शायद तुम्हारा बैच जो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे जीवन का गधों की जमात का सबसे बड़ा बैच है ये। शायद मैं तुम्हारे मुंह पे खुल के बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बैचेस में जहां मैं खुश होता हूं, मैं खुद बोलता हूं कि मेरे जीवन का पहला अच्छा बैच है ये, ऐसा मैं खुद बोलता हूं। यार तुम्हें जीडीपी की रैंक नहीं पता है तुम्हारी, अब सत्यानाश कर दिया यार तुम लोगों ने। मैं क्या ही बताऊं यार, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग यहाँ, अधिकारी बनने आए। फिर तुम कहो यार भरत सर बहुत डिमोटिवेट कर देते हैं यार, ऐसा ऐसा। डिमोटिवेट तुमने हमें कर दिया यार, हम क्या करें, क्या ही होगा यार, कुछ क्या ही पढ़ाएं, छुट्टी करते हैं यार, आज रहने देते हैं। तुम्हें जीडीपी की रैंक नहीं पता? अरे यार हद हो गई यार, है। जल्दी बताओ नॉमिनल जीडीपी की रैंक क्या है? 5वीं। और पीपीपी पर, पीपीपी याद है बर्गर वाला एग्जाम्पल। अब बेटा हर चीज में हाँ हाँ बोलो, भले ही आता ना हो, राइट। हाँ 50 रुपए याद आ गया। देखो दोस्तों, हमारे देश में जीडीपी की रैंक भले ही हम 5वें पर हों, लेकिन हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि अभी मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, जरा देखना। अगर हम बात करें, चाइना पाइना क्या भाड़ में भाई, कुछ और बात करने वाला हूं। यहां देखो, अगर हम बात करें कि हमारे वर्ल्ड रैंक देखो, वर्ल्ड रैंक देखो, और वो भी इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बी और वो भी देख लो कितने देशों में, और इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा। हमें यहां काम करने की जरूरत है, मतलब जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा। बोलो सही है? मतलब मनोरंजन के साधन कुछ और भी ढूंढने पड़ेंगे। तो इसका मतलब तभी तो हम ये रैंक बढ़ा पाएंगे। बोलो नहीं समझ पा रहे आप लोग? सोचो भाई साहब, जीडीपी में तुम तोप मार रहे, कह रहे हमारी जीडीपी तीसरी सबसे बड़ी बनने वाली है और अभी हम इनको पीछे कर देंगे, कह रहे 2047 में हम कर लेंगे विकसित भारत। अबे क्या ही कर लोगे, प्रति व्यक्ति आय में देखो क्या रहेंगे हमारी, क्योंकि हमारी इंडिया ने इतना बेहतरीन जनसंख्या विस्फोट किया कि चाइना को भी आगे छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। कम ऑन, यस और नॉट? दोस्तों, वी नीड टू कर्व द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एट वेरी ड्रास्टिक लेवल एंड दिस इज द नीड ऑफ एन आवर। कम ऑन, यस और नॉट? हालांकि हमारा जो फर्टिलिटी रेट है, अभी हम आगे बात करेंगे, बहुत एट पार है, और हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकीय लाभांश प्री में पढ़ाया था, वो भी हमारा अच्छा है। 2055-60 तक डेमोग्राफिक डिविडेंड रहेगा, जहां पे हम अपना उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। बोलो जी यस। लेकिन तब भी अगर हम पर कैपिटा में देखें तो वी आर हैविंग द वर्ल्ड वर्स्ट रैंक, सबसे बकवास रैंकिंग में एक है। फाइनली अब हमने ये देख लिया, यहाँ पे हमने 2 टॉपिक करे, अभी भी ध्यान सुनो सारे लोग। पहला टॉपिक किया कि भारत की इकोनॉमी की करंट फीचर्स कौन कौन से हैं, तो हमने निकाल लिए वही मिक्स्ड हैं, ड्यूअल हैं, और तीसरा हमने निकाला कि हम
डेवलपिंग है और लोअर मिडिल इनकम कंट्री की श्रेणी में आते हैं। दूसरा हमने किया करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, जहां पे हमने जीडीपी ग्रोथ रेट, प्रोडक्शन, फॉरेक्स रिजर्व, फिस्कल डेफिसिट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन जैसे पैरामीटर्स देखे, जिनके आधार पर हमने जीडीपी को समझा। बोलो क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास मेंस का व्यू लाते हैं और हर टॉपिक को हम 360 डिग्री व्यू में पढ़ते हैं कि इससे मेंस में क्या सवाल बन सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे देश में ऐसे कौन कौन से पॉलिसीज होने चाहिए, ऐसे कौन कौन से रिकमेंडेशंस आप देंगे जिससे इन सिचुएशंस को जो हमने देखी इसे हम और अच्छा कर सके, इसे हम बेहतर कर सके। तो अभी इन्हीं डिस्कशन से मैंने एक टॉपिक निकाला एंड दैट इज ऐसी कौन कौन से सजेशंस आप देंगे जिससे हम अपनी इकोनॉमी को और अच्छा बेहतर बना पाए। तो अगर हम बात करें सजेशंस, ना लुक एट दिस, so these are the policy recommendations for boosting the Indian economy and these are written by myself only। so ये मैंने क्या क्या रीजंस लिखे, आप इसमें अपने मन से कुछ और भी चीजें जोड़ सकते। उस समय मेरे दिमाग में ये आया, मैंने जोड़ दिया कि अगर हम देश की इकोनॉमी को बूस्टअप करना चाहते हैं तो हमारे मतलब देश की इकोनॉमी की गति को और तेज करना चाहते हैं। देखो ध्यान समझो, अभी हमने पढ़ा दशा, अब हम पढ़ रहे हैं दिशा। अरे बोलो ऐसा ना कि हम अपनी इकोनॉमी को अगर विकसित बनाएंगे या और अच्छा कैसे करेंगे, तो सबसे पहला हमें क्या काम करना चाहिए। क्या वहीं पर हमें लूप होल दिखा था कि भारत का जो विनिर्माण क्षेत्र है उसका अच्छा प्रदर्शन नहीं है, तो हम अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करें। देखो मैं आपको सिर्फ ये सिखा के जा रहा हूं, पढ़ाना और सिखाने में बहुत अंतर है। पढ़ाना तो सिर्फ ये आया लबड़ तबड़ किया, लिखवा दिया माने, नहीं तो जो भी और हो गया। सिखाने का पर्पस ये है कि आपको 2 साल बाद मान लो मेंस लिखना हो, जो आज हम पढ़ रहे सब बेकार हो जाएगा। तो 2 साल बाद आप उसको और कैसे सुनहरा बनाएंगे। क्या हर बार कोचिंग में ही आते रहेंगे, क्या यही करते रहेंगे। इसलिए विषयों को सीखिए। और इसलिए नहीं, कुछ गधे बच्चे ऑनलाइन कह रहे थे सर हमारा तो पेपर है नहीं है इस बार, आराम से पढ़ाइए। कुछ आपके मन में भी चल रहा होगा कि भाई हमारा तो है नहीं, जैसे इसके मन में चल रहा था। तो गधा ही होता है, क्या करा जाए। तो दोस्तों अभी यहां पढ़ो नहीं, सुनो मेरी बात, छोटे भाई बहनों की तरह पढ़ो नहीं, सिर्फ सीखो कि यार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में कैसे करेंगे तैयार और कैसे करेंगे, आप इस पे विचार करो। बस उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। मान लो 2 साल पीटी और नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन होना चाहिए उस दिन तुम्हारा मेंस इतना बेहतर तैयार है कि तुम्हारी रैंक जरूर आएगी। बोलो जी यस और नॉट। इसलिए ऐसा फोकस रखो। चलो फाइनली अगर हम बात करें, क्या हमारे ये समस्या निकल के आई थी बीच में, 8.5% फूड इन्फ्लेशन निकल के आया था, तो हमें 8 हाँ वॉट एवर इट इज, तो ये कितना, तो हमें इसको एड्रेस करने की आवश्यकता है ना। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा जवानी में दिमाग ज्यादा चलता है ना, अभी हमारा उम्र भी ज्यादा हो रखी है इसलिए 4-5 चलता रहता है। तो अगर हम बात करें तुम लोग थोड़े ज्यादा स्मार्ट हो, अभी मैं बाहर एक बात चल रही थी, कोई नीट यानी जेई की कोई स्टूडेंट है, एक है जेई हेड है, तो स्टाफ रूम में बैठे तो वो कह रहे कोई लड़की का नाम बता रहे, कह रहे कि वो बिल्कुल इतना टॉपर चल रही है जेई में, उसे सब आता है, कोई भी किताब रख दो क्वेश्चन कर दो। फिर मैंने उनसे एक बात भी पूछ ली, मैंने कहा अच्छा सही से होता ना, वो तो टीचर से भी ज्यादा स्मार्ट होगी। बोले टीचर फेल है उसके आगे। तो अगर आप लोग इतने स्मार्ट बन जाओ, मैं ये बात जानता ना कि जितना अच्छा आप लिख सकते, आप सोच सकते, इतना मैं थोड़ा एफिशिएंट मेरी कमजोर हो जाता है। हम टीचर्स जो हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं अपने जीवन में, ये तो तुम लोग नहीं समझ पाओगे, मैं इंटरनली बात बता रहा। वी बिकेम वेरी स्लो, तुम गधों को पढ़ा कर, राइट। तो क्या बात समझ पाएंगे, नहीं बहुत स्लो हो जाते हैं हम लोग अपने जीवन में। तो अगर सेम आंसर मुझे लिखने को दें, सेम मैं आपको दूं, तो आप ज्यादा बेहतर लिख लोगे वंस। और बात ये है कि भाई हमारे गांव में कहते हैं गुरु गुड़ हो गए चेला शक्कर बन रहे, कमान ऐसा ना। तो ऐसा हमेशा होता ही है, ये जनरेशनल गैप होता है। यहाँ देखो, तो आप लोग भी हमसे ज्यादा एडवांस बने, ऐसी हम संकल्पना करते हैं और आप लोगों से आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आशाओं पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। कमान यस ना। ये देखो डीरेगुलेशन, क्या बात समझ में आई। ये क्या है डीरेगुलेशन, हिंदी में अविनियमन, अविनियमन, डीरेगुलेशन, अविनियमन। इसका मतलब क्या है, जैसे नीति आयोग बनाया गया वो क्या है, डीरेगुलेशन ही तो है, कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो थोड़ी स्टेट्स को दे दो, जो आरबीआई की पावर है वो थोड़ी बैंक को दे दो। अरे बोलो ऐसा ना। तो ऐसे डीरेगुलेशन करके हम रिसोर्सेस को और ऑप्टिममली यूटिलाइज कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, की जरूरत है भारत को। नेक्स्ट पढ़ो, बैलेंस्ड एनर्जी ट्रांजिशन।
इसका मतलब है अब हम ईवीज ईवीज की ओर जाएं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का उपयोग करें, सोलर एनर्जी को हार्नेस करें, विंड एनर्जी को हार्नेस करें, अरे बोलो यस, थर्मल पावर पे जो डिपेंडेंसी है भारत की वो कम करें। दिस इज व्हाट द पॉलिसी रिकमेंडेशंस अकॉर्डिंग टू मी फॉर बूस्टिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री फॉर द अपकमिंग टाइम पीरियड, राइट नाउ। फाइनली एक और टॉपिक मैं टच करूंगा यहां पर, और वो ये कि हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट तो हो गई, लेकिन अभी हमारे देश की इकोनॉमी जो आज है, भले ही वो तो हमने पॉपुलेशन की बात बीच में जोड़ दी, लेकिन हमारी जीडीपी का साइज तो बड़ा हो रहा है ना, पूरे वर्ल्ड में हम 5 में तो हैं जीडीपी साइज में। और आखिर इनके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं, तो इनके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच आर देयर फॉर ड्राइविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ है। एक और मेंस का क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों को, क्या हम डायमेंशन समझ पा रहे हैं हमारे? तो एक और डायमेंशन है कि ऐसे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के चालक, मतलब ऐसे मेन ड्राइविंग फैक्टर्स बिहाइंड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, कि व्हाई वी आर परफॉर्मिंग वेल, इसको हमें क्या क्या कारण है ढूंढ लो। तो दोस्तों सबसे पहला मैंने कहा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोगों का बढ़ रहा है। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, जीडीपी का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस बताओ एक्स माइनस एम। शाबाश दोस्तों, लुक एट दिस, हमारे देश में लुक एट दिस, अच्छा यहां लिखा है दोस्तों, जो मिडिल इनकम है ना, मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, हम जैसे लोग, पता नहीं आप में से अगर कोई रिच में आता हो तो माफ करिएगा, तो अगर हमारे ऐसे लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, तो मिडिल क्लास के लोग की इनकम लगातार बढ़ रही है, मिडिल क्लास थोड़ा लिफ्ट कर रहा है। इसके रीजंस भी हैं बहुत सारे, मुझे देने हो कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय द बैंकिंग सिस्टम, बैंक आसानी से क्रेडिट दे रही है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के रूप में हो, चाहे वो बैंक लोन सिंपल मिल रहा हो, पर्सनल लोन हो, इन सबसे हमारी जो एक्सपेंडिचर कैपेसिटी है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंड दोस्तों जब हमारा सी बढ़ेगा तो डायरेक्टली जीडीपी भी बढ़ जाएगा। अपने आप दिमाग लगाओ, बस हमें यही तो चीजें सिखानी है आपको, कि प्रीलिम्स में हमने सिर्फ जीडीपी का फॉर्मूला सिखाया था, और मेंस में हम जीडीपी को कैसे बढ़ाएंगे इसके तरीके, और जैसे बढ़ रही है इसके कारण, और क्या क्या बढ़ाने के उपाय, ये हो गया मेंस। दोस्तों हमारा ये लगातार बढ़ रहा है भारत में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसलिए हो रहा है। दूसरी बात करें, सरकार अपने खर्च, वो तो बता ही दिया आपके, लगातार बजट सरकार का बढ़ता जा रहा है। ये देखो यहाँ पे जी, जब सरकार के खर्चे बढ़ेंगे तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा किस पर, जीडीपी पर। आप सोच रहे हो वाह गुरुजी ये तो प्रीलिम्स में नजर ही नहीं आया था, क्योंकि उसका झुकाव अलग था प्रीलिम्स का, उसके विचार अलग थे प्रीलिम्स के। यहां देखिए दोस्तों, सर्विस सेक्टर, अगर हमारा सेवा क्षेत्र बूम हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्ट है। इसका मतलब हम सेवा क्षेत्र में प्रदर्शन बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। जनांकीय लाभांश अभी अभी बताया मैंने, 55-60 तक इंडिया कैन यूज हार्नेस द डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लो बर्थ रेट है भारत में इस समय, एंड लो डेथ रेट है। भारत का बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या है, कम। तो याद रखना, किसी भी देश में बर्थ रेट भी कम हो और डेथ रेट भी कम हो, राइट। इससे क्या होता है, लो डिपेंडेंसी रेशियो, जो निर्भरता अनुपात है वो क्या होगा, कम। मतलब जो अगर मान लो डेथ रेट ज्यादा है, समझना, डेथ रेट ज्यादा है, तो इससे डेथ रेट ज्यादा है, इसका मतलब लोग जल्दी उम्र में चले जाएंगे। जल्दी उम्र में अगर लोग जा रहे हैं तो जो वर्किंग एज है वो पॉपुलेशन कम हो जाएगा। बोलो जी होगा कि नहीं? और अगर बर्थ रेट बहुत बहुत स्लो हो जाए, चाइना, मतलब ये लो होना चाहिए, ये नहीं स्लो, मतलब जैसे चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी निकाल ली कि भाई साहब एक कपल एक ही बच्चे करेगा, तो 1 चाइल्ड पॉलिसी, उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड बिगड़ गया। और 10 साल बाद, 15 साल बाद हम चाइना को ऐसी लात मारने वाले हैं कि इंडिया सरपास कर जाएगा चाइना को। बोलो जी यस, जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, दस उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड बिगड़ा हुआ है इस समय। शहरीकरण, दोस्तों हमारे देश में लगातार शहरीकरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। शहरीकरण बढ़ रहा है तो कंपनियां क्या होंगी, बढ़ेंगी। कंपनियां बढ़ेंगी तो देश की जीडीपी अपने आप क्या होगी, बढ़ेगी। मिडिल क्लास तो बता दिया। देखो एक ही आंसर को मैं आज आपको 2 तरीके से लिखना सिखाता हूं। एक तो आप ये लिख सकते हो, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के चालकों में अपन कुछ चीजें और डाल सकते हैं। क्या क्या चीजें? आप बात कर लो एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
जो हमारे देश में एफडीआई 2014 में इतना था, अभी तो हमने पढ़ा ही था कि एफडीआई का पॉइंट भी आप उठा के डाल सकते हैं कि हमारे देश में एफडीआई लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप इसमें बात कर सकते हैं हमारे साथ कि हमारे देश में डिजिटल इकोनॉमी, भाई डिजिटल अर्थव्यवस्था, ये और एक्स्ट्रा एडवांस पॉइंट है मेरे पास कि हमारे देश की डिजिटल इकोनॉमी। दोस्तों एक मीटी एंड मैकेंजी की एक रिपोर्ट आई, मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मैकेंजी नाम का एक इंस्टीट्यूट है, इसने एक रिपोर्ट बनाई जिस रिपोर्ट का नाम है इंडिया ट्रिलियन डॉलर डिजिटल अपॉर्चुनिटी, इसकी रिपोर्ट का नाम है। और जब आपको कोट करना है तो हिंदी में ही लिखेंगे ई इंडिया ऐसे, तो इंडिया ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी। दोस्तों इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जो इंडिया है उसमें 2025 तक भारत के जो डिजिटल अर्थव्यवस्था वो कितनी होगी, भाई डिजिटल इकोनॉमी। हाँ, ये हम लोग ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, ये हमें ऑनलाइन पैसा भेज रहे हैं, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। आप फोन पे पेटीएम कर रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। सो दिस मिलके 1 ट्रिलियन, आई होप समझ गए आप ना। यहां देखिए 2023-30 तक कहा कितनी हो जाएगी, और इनकी रिपोर्ट आई और इन्होंने कहा कि तो जून 2023 तक भारत में लगभग 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। और दोस्तों यहां से भारत की दिशा समझ में आ रही है कि कहां की ओर है ना, मतलब डिजिटल इकोनॉमी में हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा स्कोप है काम करने के लिए। तो हमारे पास एक एफडीआई भी पॉइंट है, राइट। चाहे हमसे ये कह दिए सकारात्मक विकास के कारक, चाहे कह दिए विकास के कारक, कुछ भी कहें, यही सब पॉइंट्स उठा के ठोक दो एग्जाम में, ये सब हो गया। एक और पॉइंट है स्टार्टअप कल्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम। लगातार भारत में स्टार्टअप्स की संख्या क्या है, बढ़ती जा रही है। और अगर हम बात करें तो जुलाई 2024 में उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जहां पे सभी स्टार्टअप्स अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, इसने कहा कि भारत में कितने एमएसएमईज रजिस्टर हो चुके हैं। लगातार हमारे देश में विकास के चालक क्यों हैं, क्योंकि बुनियादी ढांचे पर विकास, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार क्या कर रही है, ज्यादा कर रही है। चलो ये तो हो गए हमारे विकास के कारक, ध्यान से ये सब छोड़ो। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, द करंट स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल सभी के दिमाग में सेट है। हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो तो हमने पहले भी देख लिए, मेन फीचर्स देखे, वो भी सेट है। नेक्स्ट हमने बात करी कि हमारे इकोनॉमी के हमारी इकोनॉमी को अच्छी दिशा दिखाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, द मेजर्स, द पॉलिसीज वी नीड टू अडॉप्ट। चौथा हमने पढ़ा कि इकोनॉमी जो इतनी अच्छी है इसके पीछे कौन कौन से कॉजेस, फैक्टर्स, कुछ भी आ जाए एक ही पॉइंट है, चाहे आ जाए कारण चाहे आ जाए कारक, एक ही बात है, राइट। चलिए अब हमारे पास एक और है, कुछ मैं फैक्ट आप लोगों को दे दूं, बिल्कुल अपडेटेड फैक्ट्स, जिससे आप इनको चीजों को कभी ना कभी कहीं नोट कर पाए, इसलिए। तो देखिए दोस्तों, एक हमारा अगर हम बात करें तो NFSH नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005वां हुआ, ये 19 से 21 के बीच। ये कह रहा है कि भारत का जो सेक्स रेशियो, वैसे तो सेंसस में आया था 943, अभी सेंसस तो हुआ नहीं, लेकिन रियल सेक्स रेशियो का डेटा हमेशा सेंसस ही देता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देख लें, पीरियोडिक लेबर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये कह रहा है कि भारत का सेक्स रेशियो 1020 पर 1000 मेल, 1020 फीमेल पर 1000 मेल, सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है। एंड दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। है बिहार में कितना है, 1090, राइट। चलो अगर हम बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट, अभी हमने कहा TFR, ये क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता वो मुझसे सुन ले, कुल प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है किसी भी देश में जो महिलाएं हैं उनकी जो चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी, एज नॉट कैपेसिटी, एज, जो चाइल्ड बियरिंग एज है वो लगभग महिलाओं की चाइल्ड बियरिंग एज होती है 15 से 49 वर्ष, राइट। फिर उसके बाद द महिलाएं कैन नॉट लाइक प्रोड्यूस द चाइल्ड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन कॉल्ड बायोलॉजिकल मीनोपोज एंड ऑल, कम ऑन, यस और नॉट। तो अगर हम बात करें तो अगर कहें तो टोटल फर्टिलिटी की जो एज है वो है, चाइल्ड बियरिंग एज है 15 से 49 साल। तो किसी भी देश में इस एज ग्रुप में जो महिलाएं हैं वो औसतन कितने बच्चे प्रोड्यूस कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस, सो दैट इज कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट। तो हमारे देश में इट इज अराउंड कितना, और इंटरनेशनली स्टडीज में पाया गया कि ऑप्टिमम रेट हमेशा 2.2 होता है। कि ऑप्टिमम कितना होता है, 2.2, मतलब वी आर एट पार, मतलब हम सही रेंज पे चल रहे हैं कि लगभग हमारे देश में महिलाएं जो है वो औसतन 2 बच्चे पैदा करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में मैंने लिखा है, बस इसमें इतना याद रखें, ग्रामीण क्षेत्र में चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी महिलाओं की क्या है, थोड़ी ज्यादा है ना।
अगर हम बात करें सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ध्यान समझो, 2020 में इसने कुछ आंकड़े दिए, एसआरएस अपने डेटा देता है, तो इसने बर्थ रेट, डेथ रेट के, मेरे पास कुछ करंट आंकड़े भी हैं कि भारत की बर्थ रेट, डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एक दिन हम बात कर रहे थे कि आपकी क्लास में, पर 1 लाख महिलाओं में शिशु मृत्यु दर 1 साल के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। लेट्स टॉक अबाउट द बिहार की इकोनॉमी। बिहार की इकोनॉमी के लिए हमारे पास वही 7-8 पॉइंट है, हम उन 7-8 पॉइंट की स्टडी कर लेते हैं कि बिहार की इकोनॉमी कैसी है इस समय। ये मैंने कहां से उठाया? स्रोत चैप्टर 1 इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। बोलो जी क्लियर। सो वहां से मैंने ये उठाया है। आइए बात करते हैं, इकोनॉमी को यहीं से समझते हैं। बिहार की इकोनॉमी समझने के लिए एवरीवन पे अटेंशन, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो बिहार के इंटीग्रेशन के साथ आएंगे, इसलिए आपको बिहार की इकोनॉमी भी साइमल्टेनियसली बेहतर तरीके से तैयार करनी है। लुक एट दिस, एक तो यहां पे लिखा है जीएसडीपी, एक लिखा है एनएसडीपी। अपन को एनएसडीपी से मतलब नहीं है, अपन सिर्फ बात करेंगे जीएसडीपी। दोस्तों देखिए, जब अपन इंडिया की इकोनॉमी पढ़ रहे थे तो अपन सिर्फ जीडीपी बोल रहे थे, लेकिन जब किसी स्टेट की इकोनॉमी पढ़ेंगे तो कहेंगे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसलिए हम बोल रहे हैं जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीडीपी एनडीपी क्या होता है ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, और मैंने आपको पीटी की क्लास में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एफसी जैसी चीजें पढ़ाई थी, आप भूल गए। इट्स नॉट एट ऑल माय फॉल्ट दोस्तों, ये काम तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं बार बार याद दिलाऊंगा, तुम्हारी गलतियां होंगी तो बार बार तुम्हें टोकूंगा, ये मेरा धर्म कर्तव्य है। कम ऑन, यस और नॉट, कि जो भूल गए वो काम करें, या तो फिर, क्योंकि भाई साहब देखो अपने इसमें बहुत कंपटीशन है। तुम्हें क्या लग रहा बेटा, अपन तो, हम तो इतनी सारी जगह पढ़ा रहे, अलग अलग हॉल में जा रहे, अलग अलग बच्चों से मिल रहे, तो हमें बहुत अंदर से पता है यार, तुम अपने बारे में क्या ही सोचोगे। शायद 2 साल पहले मैं इतना पेन नहीं लेता था, पिछले 2 साल से ज्यादा पेन लेने लगा जब से मेरा बच्चा पैदा हुआ। अभी मेरी हृदयात्मक परिवर्तन हो गया पढ़ाने का। मुझे लगता है यार मेरा इतना छुटंगी सा बच्चा, आज से ही मैं सोचता हूँ ये करेगा। सोचो तुम लोग तो भरी जवानी में हो, तुम्हारे माँ बाप तो अब तुमसे बिल्कुल फल का इंतजार कर रहे हैं। सोचो, इसलिए मैं सिर्फ वो थॉट मेरे दिमाग में बार बार आता, फिर मैं अकेले में ही बैठ के सोचता। अभी मेरी जो एफिशिएंसी, पढ़ाने का जो जोश, वो पूरा बदल गया अंदर से। अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसा दे दूं, कुछ बूटी हो जिससे तुम आज ही तृप्त हो जाओ। खबर, लेकिन ऐसा यार कुछ है ही नहीं मेरे पास। आप मेरी समस्या समझ पा रहे ना, क्या चलता रहता मेरे दिमाग के अंदर, वरना मैं क्यों ही बोलूंगा यार। मुझे पता है तुम लोग को जो करना हो करोगे। कई टीचर मुझसे बोल चुके, भरत कुछ मत बोला कर क्लास में। मैंने कहा क्यों? कह रहे ऐसा ऐसा। मैंने कहा यार तो फिर ऐसा, मतलब यहाँ नहीं, बहुत सारी जगह यार, यहाँ तो क्या। तो क्या जीडीपी की बात समझ गए? जीएसडीपी मतलब समझ गए? अगर मैं बार बार सिर्फ ऐसे बोलूं बिहार की जीडीपी, तो फिर मुझे एस नहीं लगाना पड़ेगा यहां। अगर मैं ऐसे बोलूंगा बार बार, क्या बोलूंगा, बिहार की जीडीपी, इसका मतलब स्टेट तो मैंने डिनोट कर दी है ना, बिहार। आओ मेरे प्यारे साथियों, यहां पे मैं एनएसडीपी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ हम जीएसडीपी की बात करेंगे। लेकिन ऑब्जर्व करो, एक जगह लिखा करंट प्राइस, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य। कोई मुझे इसका नाम बताएगा? कांस्टेंट प्राइस। उम्मीद तुमसे बहुत कम है मुझे, पहले मैं पूछने की प्रवृत्ति अपनी खत्म कर रहा हूं। पूछूंगा नहीं मैं, हतोत्साहित नहीं होना मुझे, लेकिन चलिए मैं ही बताता हूं। जिसको आता होगा वो मैच कर लेना, और नहीं आता हो थोड़ा सीख लेना। लेकिन सीखने वाली क्लास नहीं चल रही, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की क्लास है। फाइनली वर्तमान मूल्यों पर, इसी को हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, राइट। जिसको आता है वो जय हो बोले, और जिसको नहीं आता वो अपनी जय हो बोले। तो दोस्तों दिस इज व्हाट नॉमिनल जीडीपी, नाम मात्र, या हम इसको बोलते हैं अंकित जीडीपी। नाम मात्र या क्या बोलते हैं, अंकित जीडीपी। फाइनली अगर हम कहें कांस्टेंट प्राइस, तो कांस्टेंट प्राइस का मतलब है रियल जीडीपी, और ये हम किसी एक बेस ईयर के आधार पर निकालते हैं, और हमारे इंडिया का बेस ईयर है 2011-12। फाइनली लुक एट हियर, जब हम देश की हमारे करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, और जब अपने देश की जीडीपी का, ध्यान से सुनो, ये जो करंट जीडीपी है, करंट जीडीपी, ये हमें दोस्तों देश की इकोनॉमी का साइज में इससे निकालता हूं कि हमारी इकोनॉमी का साइज क्या है, तो मैं करंट जीडीपी को लेता हूं। और जब मुझे अपने देश की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट निकालना है, ग्रोथ रेट, कि मेरी इकोनॉमी की समृद्धि दर क्या है, तो समृद्धि दर मैं किससे निकालता हूं,
रियल से। ये सब हमने पढ़ रखा है प्रीलिम्स में, बोलो जी यस। तो फाइनली हमें बिहार की जीडीपी का साइज देखना है कि बिहार की जीडीपी का आकार, बिहार की जीडीपी का साइज क्या है। तो 2023-24 बिहार की जीडीपी का साइज है ये करंट वाला, ये 8.5 लाख करोड़। अगर हम कहें एग्जैक्ट फिगर्स में तो 8,5 यहां पे लिख देता हूं, 8,5,4,4,2,9, 8,54,429। लेकिन आप भूल जाइए, इतना क्या ही याद करेंगे, वो प्रीलिम्स में काम आता है। तो 8.54 लाख करोड़ ये बिहार की जीडीपी है, 8.5 लाख करोड़ की जीडीपी है। जैसे इंडिया की डॉलर 3.9 ट्रिलियन, ऐसी बिहार की जीडीपी है 8.5 लाख करोड़। इस पूरे स्लाइड में सिर्फ एक ही डेटा चाहिए था मुझे बस ना। ये हम बात कर रहे हैं यहां पे जीडीपी की ग्रोथ रेट है, जो ग्रोथ रेट मैं आपको यहां दिखाऊंगा। लुक एट दिस। अब चूंकि हमें यहां पे लिखा है परसेंटेज ग्रोथ रेट, जब भी मैं जीडीपी की ग्रोथ रेट पढ़ाता हूं तो मैं लेता हूं मेन किसको, रियल को। एवरीवन किसको लेता हूं, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, क्योंकि ग्रोथ रेट तो हमें बेस ईयर से ही पता चलेगी। तो अगर हम बिहार की, ये देखो यहां पे लिखा है ईयर ऑन ईयर, देखिए ये सब लैंग्वेज मैं कहां से यूज करता हूं, यही सब इकोनॉमिक सर्वे एंड ऑल। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट बता रहे हैं ये। तो अगर हम बात करें कि देखिए यहां पर हम करंट की है और यहां पर हमारे पास कांस्टेंट की है, तो हमारा बिहार की जो जीडीपी है इस समय 23-24, ये इन बिहार दैट इज 9.2। तो अगर हम कहें बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, लेकिन दोस्तों ऐसे ही आप बहुत सारी जगह पढ़ेंगे, कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इतने एफिशिएंट लोग तो है नहीं इकोनॉमी के, बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो इतना सबको जानते हैं। वहां लिखते हैं वो लोग कि 14.5% बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट है, लेकिन 14.5% बात करेंगे वो तो दोस्तों करंट प्राइसेस पे है ना। तो करंट प्राइसेस पे ग्रोथ थोड़ी ना निकलती, करंट प्राइसेस पे तो साइज निकलता। तो लेकिन अगर आप कहीं पढ़ें तो समझना वो किसी गधे ने लिखा है, वो ज्यादा स्मार्ट है नहीं। बस बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, अगर आपका बहुत मूड हो तो ऐसे जरूर लिख देना, करंट प्राइसेस पर 14.5% है और कांस्टेंट प्राइस पर 9.2% है। इज इट ऑल राइट। जहां हमारे इंडिया की ये बात चल रही है, देखो ये बात चल रही 23-24, पिछले साल इंडिया की कितनी थी 8.2। तो हमने देखो बहुत लिमिटेड डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास इतना डेटा नहीं होगा। मैं कमिट कर रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि मैं बहुत डेटा, देखो डेटा लिखोगे तो एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, राइट। और मैंने डेटा पे भी ऐसा काम किया कि आपको बहुत लिमिटेड डेटा दूंगा, मतलब आप विश्वास मानिए 150 से 200 फैक्ट पूरे मेंस में, जो आपको बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा और अगले साल उनको अपडेट कर लो, अपडेट कर लो, अपडेट कर लो और अपडेट कर लो। कम ऑन, यस और नॉट ना। एक तो हमने पढ़ा 8.5 लाख करोड़ की जीडीपी है बिहार की, जीएसडीपी के, अब बिहार की जीडीपी बोल दूंगा मैं। 9.2% क्या है, ग्रोथ रेट है। फाइनली लुक एट हियर, अब मैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस एनालिसिस करूंगा ग्रोथ का, और ये पीटी में बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन हमें तो यहां पे मेंस के पॉइंट भी निकालने, लेकिन पीटी यहीं से सवाल पूछता है। अगर आपको अगले साल पीटी में इकोनॉमी को तैयार करना है तो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के शुरू के 2 चैप्टर पढ़ के जाइए, 5 क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ये तो मेरा तरीका है दोस्तों। आप जो लोग थे हमारे उसमें विजेता में, क्या सारे क्वेश्चंस थे, सारे मतलब डिटो सारे ही होते हैं दोस्तों हर साल, एक आध साल नहीं भी होते तो उस पर काम कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं तो आपसे कमिट कर रहा था कि 80% होंगे, यहाँ तो 100% क्वेश्चन थे। 100 मतलब 100 दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन तो करंट वरंट से आगे क्रिसिल ने, क्रिसिल क्या है ये तो मैं पढ़ाऊंगा। अब क्रिसिल ने रिपोर्ट दी, कहा कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी, वो तो आपको पढ़ना है। करंट, अरे बोलो ऐसे, तो अपना काम क्या है, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट डेवलप करना। आओ यहाँ फाइनली अगर हम बिहार को आए और बिहार में सेक्टर वाइज परसेंटेज ग्रोथ देखें तो दोस्तों ये देखिए, प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शरी। तो अगर हम बिहार में देखें, हमारे बिहार में 23-24 में जो प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट है दैट इज 5.7%, 5.7%। सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट है 8.2%, 8.2% है ये है। एंड जो टर्शरी सेक्टर दैट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन बिहार अराउंड 11%। ये देखिए, तो अगर हम बात करें लगभग 5.5-6% के बीच में प्राइमरी सेक्टर और लगभग 8.2 और 10.8, और फाइनली इन तीनों को मिला देंगे तो बिहार की जीडीपी की ग्रोथ रेट देखो अपने आप लिखी 9.2, क्योंकि रियल ही मेन होती है और जो नॉमिनल है वो सिर्फ गुमराह करती है हम लोगों को। सो हमें ग्रोथ रेट, नॉमिनल, साइज, रियल, हाँ ग्रोथ रेट उल्टा ना।
फाइनली लुक एट दिस इज द इंटर कंपैरिजन। और मुझे लगता है कि शायद इस बार बिहार सरकार क्वेश्चन पूछे, बीपीएससी इस बार क्वेश्चन पूछे कि इंडिया बिहार के 19-20 से बिहार के 23-24 के सेक्टरल कॉम्पोजिशन को कंपेयर कीजिए। आप क्या है सेक्टरल कॉम्पोजिशन, थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन बनेगा और इस पे फिर आप क्या लिखेंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा। फिलहाल देखें कि पहले हमारा प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना था, आज भी कितना है, यहां 20 लिखा है लेकिन एग्जैक्टली इट इज अराउंड 9.9%। एग्जैक्टली इट इज अराउंड 19.5% जो हमारा ग्रोथ रेट है वो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज, फॉरेस्ट्री से है। और 0.4% बिहार का ग्रोथ रेट दैट इज कमिंग फ्रॉम माइनिंग एंड क्योरिंग, जो खनन और उत्खनन भी तो इसी में आता है ना। लेट्स टॉक दोस्तों, सेकेंडरी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है 19 था 21, दैट मींस ये इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब आप देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बिहार के क्षेत्रवार जीडीपी योगदान का अवलोकन करें, तो अब आप लोग को बताना होगा और कंपैरिजन आ जाए, मान लो ऐसा डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि आप कंपेयर करिए, तो आप के पास क्या मौका होगा, क्या लिखेंगे तो आप ये और लिखेंगे कि जो ग्रोथ रेट में वृद्धि हुई है उसके पीछे के कारण। तो आप लिखेंगे क्या कि आखिर सेकेंडरी सेक्टर में ऐसी कौन कौन सी स्कीमें हैं जो सरकार ने लॉन्च करी और उन योजनाओं के कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं, उनकी प्राप्तियां क्या हैं, उनके बारे में लिखेंगे आप। यहां पर ये तरीका होता लिखने की कि सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ क्यों कर रहा है, क्योंकि बिहार सरकार निम्न योजनाओं पे कार्य कर रहा है जिससे देश की, अब आप अपने राज्य की बात करेंगे कितना ये, इतना ये, इतना ये। और ध्यान से सुनो, हर चैप्टर का बिहार का जो मामला है वो मैं ऐसे आपको प्रिंट आउट के रूप में दे दूंगा। बोलो जी यस, वो सब तैयार है, आप चिंता नहीं करो, वो सब तैयार है, पूरा का पूरा एवरी चैप्टर का बिहार का पर्सपेक्टिव भी आपको मिलेगा। क्योंकि इतना सब हम लिखेंगे तो वैसे ही पगला जाएंगे। जब हमारे पास एडवांस मेथोडोलॉजी है तो हम उसका यूज करें। कम ऑन यस और नॉट, व्हाई आई एम यूजिंग दिस बोर्ड, क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो हम यूज करें उसको, थोड़ा डेवलप्ड हो। तो ये देखो, ये रीजन समझ में आए कि बिहार सरकार ने, हालांकि जब झारखंड बिहार का बंटवारा हुआ है, तुमने सब पढ़ा बिहार के जीके में, सारे संसाधन वहां चले गए, फलाना डिमाका, लेकिन बिहार अभी भी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत पीछे है। लेकिन विगत वर्षों में बिहार सरकार ने, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी आई है, बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी आई है, ऐसी पॉलिसियों से बिहार अपने द्वितीयक क्षेत्र की भूमिका को और बढ़ाना। टर्शरी सेक्टर में 66% योगदान था, ये कम हो गया। मतलब बिहार में अगर हम बात करें, मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था यही स्क्वीज होके कहां चला गया, सेकेंडरी। इसका मतलब बिहार में अभी सेवा क्षेत्र पे कार्य करने की अपॉर्चुनिटी, अवसर है। तो ये हो गया हमारा सेक्टरल कंट्रीब्यूशन और कंपैरिजन ओवरव्यू। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, लुक, इसको हम थोड़ा प्रिसाइजली बात करें, प्रिसाइजली कि जो प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट है दैट इज अराउंड 19.9%, सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट है 21.5, यहां पे जिसको नहीं दिख रहा हो वो उसे मैं लिख देता हूं, सेकेंडरी सेक्टर 21.5% एंड द टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ रेट जो निकल के आई है वो 58.6%, राइट। अब कभी कभी क्या है कि हमें थोड़े से प्रिसाइज डेटा देना है। दिस स्लाइड इज वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रादर देन मेंस, बट यहां से ही मैं कुछ निकालना चाहता हूं कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ रेट कितनी है, दैट इज 19.5। ये आप याद रखिएगा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ रेट कितनी है, 19 नहीं सॉरी क्या ही बोल रहा हूं, कॉम्पोजिशन, योगदान कृषि क्षेत्र में, कृषि बिहार की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान में अगर हम बात करें वो कितना है, 19.5%। बोलो क्लियर है। और हम बात करें, देखो मैंने कहा था माइनिंग एंड क्योरिंग 0.4, बाकी मैंने अभी आपको सिखाया था। देखो यहीं से तो चीजें पता चलती हैं, ऐसा तो ना कि मैं किसी किताब में इतना पढ़ता रहता हूं। क्या देखो यहाँ पे ने लिखा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग 1.1, 1.2, 1.3, मतलब एग्रीकल्चर में ये सब चीजें शामिल होती हैं, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, क्रॉप्स, ये चारों चीजें। और बाद में 2 पॉइंट अलग लिखा है, दैट इज माइनिंग। तो इसका मतलब अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर, सो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू माइनिंग एंड क्योरिंग। ऐसी मैंने आपको सेकेंडरी सेक्टर पढ़ाया था। सेकेंडरी सेक्टर में 3 हिस्से हैं, ध्यान सुनना, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, ये मिलकर बनता है क्या, सेकेंडरी सेक्टर। फिर से खनन, निर्माण, विनिर्माण
और बिजली, गैस, जल एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, ये मिलकर क्या बनाते हैं? सेकेंडरी। नाउ लुक एट दिस, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो एक हो गया विनिर्माण, एक हो गया निर्माण, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। तो दोस्तों अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर का योगदान ये है, बस आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना है कि विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बिहार में कितना है। इस 21.5% में 7.6%। बिहार जो है वो बहुत अच्छा विनिर्माण में काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में, सॉरी कंस्ट्रक्शन में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बिहार में बहुत स्कोप अभी बाकी है। मतलब निर्माण क्षेत्र भी अच्छा कार्य कर सकता है। सर्विस में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्विस में कुछ अगर ढूंढना चाहते हो तो कुछ ट्रांसपोर्ट और होटल्स वगैरह ये सब देख सकते हैं आप यहाँ पर। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फाइनली लुक एट दिस, हमने बिहार में, इसे मत देखो, मुझे सुनो, हमने बिहार की जीडीपी देख ली 8.5 लाख करोड़, सारे लोग बोलो यस। हमने बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट देख ली 9.2% ऑन द कांस्टेंट प्राइस एंड 14.5% ऑन द करंट प्राइस, राइट। हमने बिहार में ना लाइक सेक्टरल कॉम्पोजिशन देख लिया कि लगभग प्राइमरी सेक्टर 19.9, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बोलो जी यस। अब हम चलते हैं, एक बात और कर लेते हैं कि बिहार की पर कैपिटा इनकम, बिहार की पर कैपिटा इनकम इज अराउंड दिस 66,828, छाप लो दिमाग में, दिस इज फॉर 2022-23। तो अगर हम बात करें बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है 22-23 की, दैट इज, ओहो कहां चला गया, दिस इज फॉर 23-24, जो पर कैपिटा इनकम वो 66,828 है, ये बात याद रखेंगे। और बिहार में चूंकि हम देखो यहाँ पे करंट प्राइसेस पे देखेंगे ना, तो इसलिए हमने ब्लू वाला टिक किया। कांस्टेंट प्राइस पे मैं क्यों ही देखूंगा पर कैपिटा इनकम, तो ग्रोथ बताएगा ना। सो दिस इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार, दैट इज अराउंड 66,828, 828 ही था क्या? हाँ। नाउ लुक एट दिस, क्या है यहाँ पे देखो, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीडीपी ऑफ इंडिया एंड बिहार, एवरीवन देखना। पर कैपिटा की बात करें तो हमारे 2023-24 तो हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम लगभग 23-24 में है 1,84,205, और बिहार, ये हो गई इंडिया की, और बिहार की है 66,828। क्या हमें इन आंकड़ों से मतलब है? तो हम इन सबको नहीं देखेंगे, इज इट ऑल राइट। और ये CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर, इससे क्या करना छोड़ो। सो ये अभी हमारी ये तो 23-24 है ना, मैं बात कर रहा करंट, दैट इज रुपीज 2.12 लाख, अब इतनी हो गई 2,12,000 के लगभग। फाइनली लुक एट दिस, क्या है यहां पर, मुझे कुछ ज्यादा बात नहीं करनी, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस स्लाइड ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मेरी क्लास के 2-4% जो स्मार्ट बच्चे हैं उन वो जानते हैं, और ये मैं शब्द पहले पढ़ा चुका हूं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब मैंने आपको जीडीपी निकालने का एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि से दूसरा फॉर्मूला बताया था, C+I+G+X-M के अलावा, वहां पे मैंने ये शब्द यूज किया था कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट मिलके बनता है जीडीपी। ऐसा हमने पढ़ाया, लेकिन आप भूल गए, कोई बात नहीं। अभी सुनो, GFCF का मतलब सिर्फ इतना है, GF का मतलब, GFCF का मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब है देश में टोटल इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट, बात खत्म, पैसा आ जाए, टोटल इन्वेस्टमेंट, बोलो जी क्लियर है। तो GFCF का मतलब क्या है कि टोटल इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी इनकर्ड बाय बोथ द गवर्नमेंट प्लस द प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे चाहे वो प्राइवेट सेक्टर करे। भाई गवर्नमेंट कहां करेगी? रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, अरे बोलो ऐसा। और प्राइवेट सेक्टर कहां करेगा? अपनी मशीन्स लाएगा, इक्विपमेंट लाएगा, प्रोडक्शन करेगा। दोस्तों ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में सब शामिल होता है, चाहे वो रोड पे पैसा लगाओ और चाहे वो प्रोडक्शन करने में लगाओ, चाहे शर्ट की इन्वेंट्री कितनी हो, इन सबको जोड़ने पर बनता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अर्थात हमारे देश में जितना ज्यादा निवेश होगा उतना ज्यादा जीडीपी होगी। अरे बोलो यस। तो इतनी अच्छी बात है कि बिहार का GFCF लगातार बढ़ रहा है, देखो अराउंड 4.6% है। इसका मतलब बिहार में टोटल निवेश, चाहे बिहार की सरकार के द्वारा हो चाहे बिहार के प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा हो, दोनों लोग मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। अगर मैं अमाउंट में बात करूं दोस्तों तो वो लगभग यही आएगा
जो बिहार की जीडीपी बन रही है दैट इज 8.5। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यही होता है। सो दिस इज 4.6% बिहार का ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड ऑलमोस्ट द सेकेंड लास्ट स्लाइड ऑफ द बिहार इकोनॉमी एंड फॉर टुडेज क्लास एज वेल, राइट। अब दोस्तों सोचो मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, 7:30 तक ऐसी एनर्जी है, और ये गधा कह रहा है और भी पढ़ाएंगे क्या ब्रेक के बाद? ऐसी एनर्जी लाओ, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, तुम तो मेरे छोटे भाई हो। नहीं नहीं देखो आप कह रहा सर तुमने आज हमारी रूह वो अभी नहीं सुनेंगे, रुक जाओ सुनेंगे, पहले तुम मेरी सुनो, अबे सुनेंगे तो हमें पता है मैं, अरे ट्रिगर तो मजाक में कर रहे। अगर हम बात करें दोस्तों हमारे बिहार में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं और वो ये कि हम इसकी बात नहीं सुनेंगे, राइट। अरे उसमें क्या रखा है याद है, मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि अंदर से विल पावर होनी चाहिए। अपन चाहे इतनी बड़ी लड़ाई जंग जीत सकते हैं, कैंसर जैसी समस्याओं से लोग बाहर आ जाते हैं, और तुम्हें तो बैठ के सिर्फ मुझे सुनना ही है। नहीं क्यों हजम, वो तुम्हारी सोच है। मैंने कितनी बड़ी बात कही दोस्तों, तुम उसी राज्य के निवासी हो जिस राज्य के किसी एक बंदे ने पहाड़ खोद के रोड बना दी, बोलो यस है या नहीं? और वहां पे एक ऐसा बालक भी है जो कह रहा है नहीं सुन सकते, राइट। यार तो चिल पिल का पार्ट है ना। यहां देखो और दोस्तों ऐसे ही जोश मैं भी और 12 घंटे पढ़ा सकता हूं, कमान ऐसा नॉट, ऐसे ही, क्योंकि बस मुझे अच्छे श्रोता चाहिए। कमान ऐसा नॉट, एक परफॉर्मर को तो अच्छे श्रोता चाहिए। और बहुत सब ध्यान से सुन रहे हैं, तुम्हारी गलत फहमी है ये। देखो जो मौला कह रहा हो 1 घंटा का पढ़ाओ, पहले पूछ लो को नहीं बता पाए, सब बता देंगे यार। ये डॉक्टर भरत को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। ये चलो बैठो, यहाँ देखो फाइनली प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम। ये तो थोड़ा तरीका होता है थोड़ा बाहर निकालने का, एक जोन आउट करने का, आपको वापस जोन में डालते हैं। सुनो ध्यान से, अगर हम बात करें दोस्तों, एक हमने बात कर ली जीडीपी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, फलाना धमाका। अब लास्ट पार्ट एक और हो जाए कि हमारे बिहार के सेक्टरल कॉम्पोजिशन में एम्प्लॉयमेंट कैसा है, लोगों का योगदान कैसा है, बोलो जी यस। अगर हम बात करें एवरीवन ऑन द बोर्ड, अगर हम बात करें लुक, ये मेरे पास 17-18 से 23-24 का कंपैरिजन है, लेकिन पहले मैं करंट बात करता हूं। हमारे बिहार में प्राइमरी सेक्टर में 54.2% हमारे बिहार के लोग आज भी एंगेज्ड हैं। मतलब आपके पास ये जो चीजें चैप्टर 1 चल रहा है हमारा, मतलब स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इससे आपको पता नहीं है, आप पूरे इकोनॉमी के आंसर्स में यूज कर सकते हैं इसको। अरे बोलो यस कि बिहार की मोर देन 50% से ज्यादा जनसंख्या आज भी कृषि पर एंगेज्ड है, और 54.2। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर में इट इज 23.6। अगर ऑनलाइन दिख नहीं हो तो मैं यहां लिख देता हूं बेटे, और इसमें 22.2%। तो दोस्तों दिस टर्शरी तृतीयक क्षेत्र, सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल इनटू द बिहार जीडीपी। बिहार डिफरेंट सेक्टर, नॉट जीडीपी, बिहार के डिफरेंट सेक्टरल कॉम्पोजिशन ऑफ द पीपल, वर्क फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है ये। अगर हम बात करें एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, अगर हम बात करें लुक एट दिस, बिहार में 17-18 में देखें, आज से जस्ट कुछ साल पहले तो प्राइमरी सेक्टर में 41.2% लोग थे। आज दोस्तों 54% लोग बढ़ गए हैं। और यहां से मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि हमारा बिहार एक अलग ही दिशा में चल रहा है, और हमारे बिहार में रूरलाइजेशन की समस्या है। अब आप इस पे एक आर्टिकल लिखेंगे, लिख लीजिए रीजंस बिहाइंड रूरलाइजेशन इन बिहार, और ये आप लिखेंगे, और ये हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में नजर आ जाए कि बिहार में ग्रामीकरण के कारण। दोस्तों बिहार में ग्रामीकरण के कारण, तो राइट नाउ, तो बिहार में ग्रामीकरण के कारण दोस्तों, और ये पोस्ट कोविड ज्यादा हुआ है एवरीवन, क्या पोस्ट कोविड। अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको फैक्टर मिलेंगे कि कोविड में लोग क्या हुआ। अभी बिहार में आउट माइग्रेशन होता है, लेकिन कोविड के समय में बिहार में इन माइग्रेशन हुआ, मतलब जो प्रवासी थे वो क्या आ गए, बाहर वापस आ गए। और दोस्तों देखिए यही तो ब्रिटिशर्स ने किया था इंडियन इकोनॉमी का,
रूरलाइजेशन, इससे बिहार डेवलप कैसे होगा? क्योंकि जब ग्रामीण जनता ज्यादा है, और ध्यान समझो 54.5% 54% जनता प्राइमरी में है, और जब योगदान होगा इसका 19.9, तो बताओ क्या वेलफेयर हो पाएगा? क्या सामाजिक कल्याण हो पाएगा? क्या बिहार ग्रो कर पाएगा? इसका मतलब एक वास्ट पॉपुलेशन बिहार में हमेशा अनएम्प्लॉयड रह जाएगा, और वो इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या समावेशी विकास प्राप्त कर पाएंगे? एंड दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या आएगी। हाँ, अगर जैसे भारत था 1900, भारत था मुगल्स के टाइम पर, या भारत था मौर्यंस के टाइम पर, अगर हम बात करें, तब अगर ऐसा होता कि देश की 85 से 90% जीडीपी लोग कृषि में, और 85 से 90% जीडीपी कृषि से, फिर तो चलो बल्ले ही बल्ले हैं। इसका मतलब सामाजिक भलाई है, सामाजिक समानता है लोगों के पास। तो दोस्तों दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच द बिहार इज फेसिंग राइट नाउ। तो आप इसके 5-6 पॉइंट लिखिएगा, कुछ नहीं, सिर्फ पॉइंट 1 2 3 4 5 6, वैसे ऐसे ही आपको मेंस तैयार करना है। ये तो बहुत जरूरी, लिख लिख के थोड़ा जरूरी है, आपके पास इतने पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास आंसर को कोट करने के। फाइनली अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 25.2 23.2, सेकेंडरी सेक्टर में भी पॉपुलेशन क्या हुई है? घटी है, क्योंकि यहां से शिफ्ट हो गए, कहां गई है? यहां। और 29.3 टर्शरी में, नाउ इट इज, देखो कितना कम। तो दिस इज द प्रॉब्लम विच द बिहार इज फेसिंग राइट नाउ। कम ऑन, राइट? एंड द लास्ट पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस, एंड दिस इज द सेक्टरल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम थिंग। सो ये सब छोड़ो। हाँ, अगर हम बिहार में इन्फ्लेशन और देख लेते हैं, एक और इंडिकेटर है हमारे पास सीपीआई, इन्फ्लेशन रेट इन बिहार। तो अगर हम बिहार में इन्फ्लेशन रेट देखें फॉर कहा ईयर, ये इन्फ्लेशन रेट देखें, लाइक ये पूरा सितंबर 23 से सितंबर 2024, मतलब 23-24 मान लो, दैट इज 7.5%। इतना याद रखना है कि बिहार में जो मुद्रा, बाकी आप ग्रामीण में देख सकते हैं 7.6, शहर में 7.1, लेकिन ये नहीं पढ़ना आपको, इतना डेटा क्या करना, इतना याद रखना कि हमारे देश में नेशनल एवरेज 4.9% आया था, और 5.6% फॉर 23-24। तो दोस्तों बिहार में इट इज 7.5, मतलब एट पार से ज्यादा है, मतलब जो रेंज से बाहर है। तो बिहार में महंगाई ज्यादा हो रही है ना। फाइनली एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, कि दोस्तों अगर हमारे बिहार में अगर हम बात करें कि बिहार में टॉप समृद्ध डिस्ट्रिक्ट और पुअर डिस्ट्रिक्ट, मतलब वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, तो समृद्ध डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पटना है, और वहां के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1.21 के लगभग है, 1,21,000। और नंबर 2 पे बेगूसराय, और नंबर 3 मुंगेर। सबसे बकवास जो डिस्ट्रिक्ट काम कर रहे थे सीओहर, और नंबर 2 सीतामढ़ी, और नंबर 3 अररिया ना। सो अभी देखो पूरी की पूरी चीजों को हम समअप कर लेते हैं, हमने जो भी पढ़ा इन अ क्विक रिवीजन मोड। आइए सबसे पहले बिहार में 28 फरवरी 2000 अभी भी इकोनॉमिक सर्वे आया, ये बिहार का 19th इकोनॉमिक सर्वे था। इसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि बिहार जो है पूरे भारत में सभी राज्यों में सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। दूसरी बात अगर हम करें, बिहार की जीडीपी हमने देख ली 8.54 लाख करोड़, मतलब इतना, ये काट दो, इसकी हमें कांस्टेंट प्राइस की जरूरत नहीं है। फाइनली यहां देखो जीडीपी ग्रोथ रेट बिहार की कितनी है? 9.4, ये हम नहीं पढ़ेंगे। पर कैपिटा इनकम बिहार की कितनी है? कांस्टेंट पे नहीं मतलब है, 66। बाकी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये देखो हम सारी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं कि बिहार की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम और फिस्कल कंडीशन देखो। राजकोषीय अवस्थाएं बिहार में, टोटल एक्सपेंडिचर जो 2024 में हुआ वो कितना हुआ? 2.5 लाख करोड़। और सरकार ने कहा आर्थिक सर्वेक्षण में कि एट द एंड ऑफ दिस 25 जो खत्म होगा, आज आखिरी वर्किंग डे हमारे 24-25 का आखिरी कार्य दिवस है, बोलो यस, जो खत्म होगा ये लगभग कितना हो जाएगा? 2.79 लाख करोड़, लगभग हमने 2.5 लाख करोड़ तो बिहार ने खर्च किया ही है इस बार, राइट। अगर हम बात करें लुक एट दिस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, बिहार सरकार कह रही है कि हमारा जो विकासात्मक व्यय है वो पहले कितना था और अभी कितना है। मतलब बिहार में जो आप देख रहे हैं पटना में मेट्रो बन रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये सब पर खर्चा बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें बिहार के एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस की, एक एक करके थोड़े दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिहार की कृषि में चावल का उत्पादन कितने % बढ़ा, वीट का, पशुधन और मत्स्य पालन,
और बिहार में एक एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है। और आपको कहीं मौका मिले तो आप लिख सकते हैं 7 प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, मखाना हो गया, मक्का हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, और दोस्तों हनी हो गया और टी हो गया। फाइनली इंडस्ट्री को देख लेते हैं। इंडस्ट्री में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 75,293। भूल जाएंगे कोई बात नहीं। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट लिखा था इकोनॉमिक सर्वे में, वो लिखा था कि बिहार ने अपने सूक्ष्म उद्यमों पर इतने परसेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, 135% सूक्ष्म उद्यमों पर निवेश बढ़ाया, और इससे क्या हुआ? 107% एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हुआ। 107% एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हुआ। इसका मतलब अगर हम माइक्रो एंटरप्राइजेस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं तो हम अपने इकोनॉमिक बिहार की इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर हम इंडिकेट हो सकते हैं। बोलो जी यस ना। बिहार में कहा कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं इनका इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा? 131%। और इसका आउटपुट देखो कितना है? 187% लोगों को, अधिक लोगों को क्या मिला? रोजगार। फाइनली माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ है बिहार में 9% की। सेक्टरल कंट्रीब्यूशन हमने देख लिया, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी। अरे बोलो यस। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। और यहाँ पे हमने बिहार और भारत की करंट इकोनॉमी देख ली, और अब हम इसे 15 मिनट लिखेंगे और फिर 8 बजे आपकी छुट्टी करेंगे। तो हेडिंग डालिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है देखो क्या, कहीं मुझे आवाज आई, फिर मैंने इसकी तरफ देख कर, अरे सर मैं नहीं बोला। राइट, हॉस्टल बंद हो जाएगा, लड़कियों को भी जाना है, तो मैं तो वैसे ही छोड़ रहा था, तुम थोड़ा पेशेंस तो रखते। तो रुको, कल आके आधा घंटा राइटिंग, राइट प्लीज। कल का रोड मैप सुन लो। अभी मैं रात में स्लाइड डालूंगा, ध्यान सुनना। करंट स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, प्लीज एवरीवन। अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप ध्यान से सुनो, आज से रणनीति चेंज। कि तुम गधों ने कुछ भी पढ़ा पीटी में या नहीं पढ़ा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें मेंस के लिए फौलादी बना दें। कम ऑन, यस और नॉट? तो इसलिए अब आपको एक ही काम करना है। अभी हम पहले से एडवांस में आपको चैप्टर देंगे आज और अभी जस्ट आधा घंटे बाद। अभी प्रिंट आउट निकले ना निकले, मोबाइल से ही पढ़ लेना दोस्तों। फिर अभी निकालना भी नहीं प्रिंट आउट, क्योंकि अभी हम थोड़ा इसे और सिस्टमैटिक बना रहे हैं। या मानो तो निकाल लेना, फिर दोबारा भी मिलेगा आपको। इसमें हमारा लोगो पोगो बन के डिजाइन हो गया, आ रही है। तो फाइनली हम बताएं कि कल हमारा रोड मैप होगा पढ़ने का, इसको लिखेंगे, ध्यान समझना। फिर हम करेंगे, प्लानिंग बन गई थी, काम चल रहा है, उसकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा नहीं है, 15-20 आधा घंटे का ही है बस, वो उसमें पॉइंट है बस। फिर हमारा नेक्स्ट और बेहतरीन 2 टॉपिक कल हम कवर करेंगे अपनी क्लास में, और रोना नहीं तुम, राइट। तो कल हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला, ये तो अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग तो बच्चा पॉइंट है। 2 टॉपिक कल बेहतरीन है दोस्तों, और बहुत ब्यूटीफुल डिस्कशन होगा। एंड दैट इज व्हाट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। बोलो जी यस। एंड नंबर 2, विकसित भारत @2047। कम ऑन, यस और नॉट? दोस्तों दिस इज वेरी रीसेंट टॉपिक्स जो हम हर साल एडवेट करते रहते हैं। हो सकता है आप पिछले साल देखोगे मैंने ये नहीं पढ़ाया, इस साल तो मैं पढ़ा रहा, अगले साल कुछ और पढ़ाऊंगा। मेंस में हर साल बदलता रहता मामला। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।